हो गया। हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं तो जी। स्पाइन से योग मुद्रा में और 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो उदय कर मार्ग पर जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटक उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति में दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना कुछ प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें तो निधि करता मार्ग पर डट जाए। नित्यान मान मर्यादा का अब ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देह भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया पर पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रश्मि गोयल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में के तिवारी जी, कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन जी, आज की फैकल्टी, वो सीनियर स्टूडेंट हैं और फैकल्टी के वहाँ भी रह चुके हैं प्रयागराज में, एसपस से जुड़े रहे हैं, उनका स्वागत है। आज वो लेक्चर लेंगे। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं और वो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रीति अरोड़ा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सेमेस्टर 2 के 2 और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम दिख नहीं रहा मुझे, बहरहाल वो उनका भी स्वागत है। वो हमारे
पुष्पा, हमारे बीच में कुछ पुष्पा कुमारी जी उपस्थित हो गए, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में 2-3 और स्टूडेंट उपस्थित हैं, वो उनका नाम मुझे डिस्प्ले नहीं पा रहा है, बहरहाल उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं और वहां के 3 मनीषियों की हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो आज वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं SS सराफ सर, जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं। इन 3 मनुष्यों की वजह से ये मेन संस्थान है, तो हम उनके कृतज्ञ हैं। हम आभार प्रदर्शित करते हैं उन गुरुओं का भी जिनसे हमने कहीं न कहीं शिक्षा ग्रहण किया, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे वो शिक्षा हो। संस्थान का जो मूल उद्देश्य है, उनका मोटो के रूप में है, वो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन एंड ईच वन ट्रीट वन। ये अलग 1995 में जगाई थी उनके द्वारा, एस्पस द्वारा, और वो संस्थान के जो मूल ये 5-6 लोग थे, इनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। तो उसमें जो आहुति डाली थी पहले MP खेमका सर और ये जो 3 मनीषी हैं उन्होंने। आप लोग साधुवाद के पात्र इसलिए हैं, धन्यवाद के पात्र इसलिए कि आपके माध्यम से अलग पूरे विश्व में फैलाई जानी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से ये जो चिकित्सा विधा है, ये पूरे जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैले और इसका लाभ केवल हमको न मिले बल्कि समस्त लोगों को मिले, समस्त पीड़ित मानवता को मिले। तो हम लोग अपनी बात यहीं पर रखते हैं। इसके बाद हमारे बीच में निरंजन जी आज प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए उपस्थित हैं। ये बहुत आग्रह था लोगों का, तो प्रैक्टिकल क्लास के लिए उपस्थित है। वो सीनियर वहाँ के फैकल्टी रह चुके हैं और वर्तमान में वो प्रमोटर, वो कहीं कहीं कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा अपने क्लासेस भी चलाते हैं। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है, उनका पहले स्वागत और उनसे रिक्वेस्ट के मेन हमारा जो है ब्योल चार्ट के संबंध में है, उस पर जो है लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो फायदा होगा। तो वो निरंजन जी। सर नमस्ते। सर एक चीज छूट गया, संवाही के पाठ भी हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और कक्षा प्रारंभ करें, जैसा कि हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपने गुरुजनों को याद करते हैं। तो अपने जो गुरु हैं MP खेमका सर, JP अग्रवाल सर, और फिर जितने भी जिनसे भी हमें ज्ञान मिला, एस्पस की जितनी फैकल्टी है जिनसे भी हमने कुछ सीखा, उन सभी को नमन करते हुए इस कक्षा में प्रवेश करेंगे। और इसमें से कई सारे हमारे साथी हैं जो कि इसमें से, हाँ नो प्रॉब्लम, इसमें से कई ऐसे हमारे साथी हैं जो पिछले कई क्लासों में हमारे साथ प्रैक्टिकल में आयुर्वेद और चाइनीज वाले में हमारे साथ थे। हमने उसमें कई सारी चीजों पे उसमें आप लोगों से बात किया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। TCM में भी हमने बॉडी के अलग अलग भाग में मेरिडियंस के एनर्जी के पाथवेज को हमने आपको दिखाया था कि एनर्जी रन करती है, एनर्जी चलती है। बस हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस इतनी समझ होनी चाहिए कि एनर्जी की पाथवे किस किस होके चलती है, शरीर के किस किस भाग को टच करते हुए चलती है। शरीर के जिस जिस भाग को टच करते हुए चलती है वो पाथवे, वो एनर्जी की लाइंस शरीर के उस भाग में होने वाली किसी भी परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब हमें उपचार करना होता है तो TCM विद्वानों ने कहा है कि हमें उस एनर्जी लाइंस को देखना चाहिए। शरीर पे जो एनर्जी लाइंस है, उस एनर्जी लाइंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं। और TCM की बात करते हैं तो वहां पंच तत्व सिद्धांत की बात करते हैं। हमने आपको 6 की भी पढ़ाया था, उसमें अलग अलग ऊर्जाएं जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जैसे ऊर्जा वुड फायर अर्थ एलिमेंट की बात हम लोगों ने किया था, वुड फायर अर्थ मेटल एंड वाटर, एंड उससे रिलेटेड उसकी एनर्जी थी विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो हमें कुछ करना नहीं है, उसके माध्यम से हम लोग ट्रीट करते हैं। तो एक तो यह है कि उस पाथवे का नॉलेज, सबसे पहली बात है कि हमें उस रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस रास्ते में पड़ने वाले जो मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, होना चाहिए, उनका ज्ञान हो। अगर हमें थ्योरी आ रहा है, प्रैक्टिकल पार्ट हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं,
तो हमारा उपचार पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हमें दोनों में ही महारत होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में। प्रैक्टिकल हमें मदद करेगा किस चीज में? तो प्रैक्टिकल जो हमें मदद करेगा वो उस जगह पहुंचने में मदद करेगा कि जहां बीमारी की से रिलेटेड बिंदु है हमारे शरीर पे, प्रैक्टिकल इस चीज में मदद करेगा। थ्योरी हमारी मदद करेगा उस चीज में कि बीमारी का कारण क्या है, शरीर में कौन सा एलिमेंट गड़बड़ है, शरीर में एनर्जी कहाँ रुक गई, कहाँ घट गई, कहाँ बढ़ गई, वो मदद करेगी हमारी थ्योरी। और हमें जो लगाना है बिंदु जिस जगह पे, उस जगह का नॉलेज हमें प्रैक्टिकल से प्राप्त होता है। तो दोनों अपने जगह महत्वपूर्ण है, दोनों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने बॉडी पे देखा था, बॉडी पे देखने के बाद हम लोगों ने बात किया था कि कोरिया के प्रोफेसर पार्क जेऊ ने एक सिद्धांत दिया था तुल्यार्थता का, जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा करस्पॉन्डेंस। तो और कुछ है नहीं, आप अपनी बॉडी को देखिए और बॉडी के हिसाब से आप जब देखेंगे आपके हाथ में जितने हाथ में जाने वाली मेरिडियन है वो आपको ब्योल में आपको यहाँ पे दिखता है। पैर में जितनी मेरिडियन है, आपको ये पैर वाली उंगली है ना करस्पॉन्डेंस में, इसमें पैर वाली जितनी मेरिडियन है इन साइड, वो इन साइड में दिखती है। हाथ में यांग साइड में जाने वाली जितनी मेरिडियन है, 3 मेरिडियन है, तीनों के पॉइंट आपको इंडेक्स फिंगर यानी हैंड का ये करस्पॉन्डेंस है ना, इस पे तीनों की तीनों मेरिडियन आपकी ब्योल दिखती है। और पैर में जाने वाली यांग मेरिडियन के ब्योल आपको इस उंगली में मिडिल फिंगर में आपको मिलते हैं। तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है और पॉइंट को हम कैसे लोकेट करें, तो उसके लिए पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि हमें अगर कहीं जाना हो, किसी जगह पे पहुंचना हो, किसी एड्रेस पे पहुंचना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी न किसी बात करते हैं किसी लोकेशन की, किसी ऐसे लोकेशन की जो कि प्रचलित हो, फेमस हो, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको हम बता दें कि हाँ नियर अबाउट में हमारा ये स्थान है, उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो टीसीएम में भी हम लोगों ने बात किया था, हम चार्ट दिखाएं इससे पहले कुछ चीजें आपसे बात करते हैं। टीसीएम में भी अपनी 2 मेरिडियन ऐसी हैं जिसका कि हम लोग मेजरमेंट में यूज करते हैं। एक है सीबी जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्शन वेसल्स, और दूसरा है गवर्निंग वेसल्स जिसको हम लोग जीबी बोलते हैं। इसका अगर हम पॉइंट में अगर हम इसको लोकेट कर लें, एक एक बिंदु अगर सीबी मेरिडियन को देखें वो कहाँ से जाके कहाँ समाप्त हो रही है, और उसके एक एक बिंदु का हम मेजरमेंट कर लें, तो बाकी मेरिडियंस के पॉइंट हम उसके हिसाब से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये पॉइंट कितनी दूरी पे आएगा, कहाँ पे आएगा, कितनी दूरी पे हम जाएंगे जो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। पीछे के साइड में हमारी गवर्निंग वेसल्स ये मदद करती है हमारे आसपास के बिंदुओं को ढूंढने में, उपचार में हमारी यही मदद करती है। तो हम लोग आगे की बात करें इससे पहले हम आपसे चार्ट शेयर कर देते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग बात करते हैं। तो हम आपसे अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करने के बाद हम लोग आगे का बात करते हैं आपसे। तो हमारी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, और लोग आते हैं सीधा इधर यहाँ चार्ट पे। इस चार्ट को आप में से अधिकांशतः साथियों ने देख लिया होगा, चूंकि आप लोग सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप में से अधिकांशतः साथी को ये पता है कि ये ब्योल मेरिडियन का चार्ट है, और ब्योल मेरिडियन के चार्ट में अलग अलग जो मेरिडियंस के पॉइंट के पाथवेज हैं वो हमें इस पे यहाँ पे दिखती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उंगलियों में जितने पॉइंट हैं, आपकी उंगलियों में मेरिडियंस के जितने पाथवेज हैं, इसको ढूंढना बहुत अधिक कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि उंगलियों में हमारे आसपास एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट यानी ज्वाइंट है अलग अलग, और ज्वाइंट के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करके पॉइंट को आगे पीछे करके हम लोग लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं। कठिन पॉइंट लगाने में जो हमें होती है वो हमें होती है पाम रीजन में, यानी पामर साइड और डोर्सल साइड। तो पामर साइड और डोर्सल साइड के लिए हम लोगों ने बात किया था, हमने आपको बताया था, याद हो आप लोगों को, तो हमने पहले ही बोला था आपको कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी मेहनत। और जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई कितना भी बता दे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके एक एक पाथवेज को आपको फाइंड करना है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करें, जैसे लंग्स मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं लंग्स की मेरिडियन पे, ये लंग्स की मेरिडियन है, और लंग्स में नंबर ऑफ पॉइंट टोटल जो है वो टोटल 11 पॉइंट है, 11 बिंदु हैं। और लंग्स की मेरिडियन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, आपके देखिए यहाँ टिप से जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पाम रीजन से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे फिंगर की टिप पे जाके ब्योल जो है लंग्स का LU11 यहाँ पे आके समाप्त हो जा रहा है। तो ये तो बहुत आसान है।
इसके अलग अलग पॉइंट है, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा LU1 LU2। उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एक ज्वाइंट है और फिर ये दूसरा ज्वाइंट दिख रहा है, तो इसके बीच में पॉइंट को और अच्छे से लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, एक मिडिल लाइन आप ढूंढ लीजिए। तो मिडिल लाइन जब ढूंढेंगे, जैसे ढूंढेंगे आप एक मिडिल लाइन आप यहाँ पे कर लीजिए, किसी के भी फिंगर में, किसी की फिंगर छोटी हो बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको बस ये करना है, एक मेजर करना है आपको, कि हम देखें तो ये फर्स्ट यानी कि मिडिल ज्वाइंट और लोअर ज्वाइंट के बीच यानी एक सेंटर बना लें, तो आप देखेंगे ये LU3 पॉइंट जो है आपको इसी सेंटर में बीचों बीच मिलेगा। उसके बाद इससे सटा हुआ बिल्कुल पास में ही, चूंकि यहाँ आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट जो है LU4 बिल्कुल इसके पास, यानी LU3 LU4 अगर हमें लगाना है तो एक टेप में चाहे तो 2 मैग्नेट बिल्कुल पास पास करके दोनों का दोनों पॉइंट लग जाएगा। यानी पॉइंट, पहला पॉइंट हमें जहां रखना है वो है LU3 पे हमने एक मैग्नेट अगर रख दिया तो दूसरा मैग्नेट LU4 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए इसमें आराम से LU1 2 ये आराम से लगा लेंगे। LU3 को आपने अगर ढूंढ लिया तो 4 आसाम से लग जाएगा आराम से। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है ज्वाइंट पे, वो तो बिल्कुल इजी है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती। अगर कोई नया व्यक्ति भी हो उसे आप बता दें तो ऐसे कंडीशन में वो आसानी से इस पॉइंट को फाइंड आउट करके अप्लाई कर सकता है। ये बिल्कुल ज्वाइंट पे। उसके बाद आप फिर देखिए यहाँ पे आप एक फिर सेंटर लाइन बनाइए, अपर ज्वाइंट और मिडिल ज्वाइंट के बीच में एक फिर सेंटर लाइन आप बनाइए, एक सेंटर लाइन बनाइए। तो आप देखिए इस सेंटर लाइन में यहाँ पे कोई पॉइंट है लेकिन उसका कोई नंबर नहीं है। और हम लोगों ने बात किया है, जब हम लोगों ने ओरिजिनल बॉडी में हम लोगों ने देखा था क्लासिकल मेरिडियन को, और फिर हम लोगों ने 5 पॉइंट की बात की थी, तो हमने आपको बताया था कि जो आपकी पंच तत्व वाली बिंदु हैं, जो कमांड पॉइंट हैं, वो आपके एल्बो ज्वाइंट तक ही है ना। तो आप देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट भी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, उसके अलावा भी कोई पॉइंट है इसके बीच में, लेकिन वहां पे अगर उसका कोई प्रभाव उस पॉइंट का नहीं दिखा तो वहां पे चाइनीज विद्वानों ने कोई नंबरिंग नहीं दिया, लेकिन ये डॉट करके दिखाया कि कोई ना कोई पॉइंट तो वहां पे होगा। तो देखिए जैसे यहाँ भी आपका अगर मेजर कर दें, अगर यहाँ पे आप मेजर कर दें तो देखिए इसके बीच में आपको यहाँ दिख रहा है, इसके एक मैग्नेट अगर बैक चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो देखिए LU5 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी फर्स्ट ज्वाइंट और मिडिल ज्वाइंट के बीच का अगर हाफ कर दें और उससे एक मैग्नेट का गैप ले लें तो यहाँ पे आपको LU5 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, एक मैग्नेट का गैप अगर ऊपर कर दें तो आपको देखिए यहाँ LU7 और फिर बिल्कुल पास पास LU7 LU8 और LU9 ज्वाइंट पे है। यानी ऊपर वाले पॉइंट ये LU7 8 9 इसको लगाने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर तीनों पॉइंट अगर देखें तो बिल्कुल पास पास है, LU9 LU7 और LU8 तीनों पास पास है। तो ऊपर वाले पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लगाना आसान है। मैं रहा बात LU5 ढूंढने की, तो या तो आप LU5 से एक मैग्नेट का गैप लेके ऊपर चले जाइए, या नहीं तो बीच में सेंटर कर दीजिए और सेंटर से एक मैग्नेट का नीचे आ जाइए, चाहे ऊपर से आ जाइए चाहे नीचे से आ जाइए। तो जो भी आपको इजी लगे ऐसे इस तरह से आप LU5 को फाइंड आउट कर लेंगे। LU9 आसान है, ज्वाइंट पे है। LU8 भी आसान, इसके पास पास के पॉइंट है। तो आप इस तरह से मैग्नेट का मेजरमेंट, डिस्टेंस मेंटेन करके आप दे सकते हैं पॉइंट। इसके अलावा अगर देखें तो LU9 से एक मैग्नेट का गैप लेंगे तो आपको LU10 पॉइंट मिल जाएगा। आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे आप, थोड़ा सा जो है कुछ करना नहीं है। ये देखिए आपका ये ज्वाइंट है, अपर ज्वाइंट, और अपर ज्वाइंट से मात्र एक मैग्नेट का गैप अगर आप ले लें तो LU10 आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो फिंगर की टिप है, आप देखिए पीछे की साइड अगर आप देखें तो इस जगह पे हमारा नेल समाप्त होता है। तो जहां पे नेल समाप्त होता है उसके ठीक पीछे की ओर आएंगे, बैक साइड में, आगे की साइड में, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर के टिप पे यहाँ पे आपको LU11 पॉइंट मिल जाएगा। तो आप LU11 लगा सकते हैं। तो देखिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आपको हर जगह कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मेजरमेंट अपने हिसाब से करना पड़ेगा। सर एक और डाउट है। हाँ बोलिए। सर ये P9 जो पॉइंट आ रहा है, सर ये कहाँ जाएगा? मतलब ये जैसे आप तो H पे बता रहे हैं, तो सर ये LU11 और H9 तो H पे आएगा, बट P9 कहाँ तक जाएगा सर? पी, पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं। पेरिकार्डियम 9 सर। पेरिकार्डियम जो है वो टिप पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ये देखिए हमने लाइन खींचा है ना, ये दिख रहा है आपको ना, जी जो सर। हार्ट की लाइन है, जो हार्ट है और जो लंग्स है, वो आपके जहां पे नोज का कॉर्नर है ना लास्ट, वहां पे जी आ सर। जाएगा ये। और ठीक है बाकी सर। पेरिकार्डियम जो है वो टिप पे चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर। ठीक है सर। लेकिन ऊपर एक इतना जाएगा कि आपका आगे से पॉइंट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे करके देखना पड़े, नहीं, ये रॉन्ग है।
आपको ऐसे करने के बाद ये पॉइंट आगे से ही दिखना चाहिए आपको। ठीक है सर। ये जितनी भी मेरिडियंस हैं 2D हैं, 3D में मत समझिए इसको, ये 2D है। तो देखें इस मेरिडियन के ब्योल चार्ट में भी आप देखें तो आपको सारी की सारी मेरिडियन बिल्कुल सामने दिख रही है कि नहीं? आप अगर देखें तो इनके बीच में गैप भी दिख रहा होगा, इधर भी गैप है, देखिए इधर भी गैप है। इसका मतलब है कि जब हम पॉइंट लगाएं किसी मेरिडियन के तो बिल्कुल हमारे सामने से ऐसे दिखना चाहिए। हम जब उंगलियों को सटाएं ऐसे तो बाहर से बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट दिखने चाहिए आपको। अगर हार्ट के कोई पॉइंट लगा रहे हैं हार्ट चैनल पे तो सारे के सारे पॉइंट दिखने चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप इन यंग बॉर्डर पे चले जाएं, पीछे चले जाएं, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? सर ये सर LU1 और LU2 जैसे सर शोल्डर के एक्सेला में आता है, तो सर इसकी हाथ देखिए पे प्लॉटिंग कैसे करनी है देखिए सर? हम बता रहे हैं, इसका एक तरीका ये है कि इसका तरीका ये है कि ये देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन दिख रही है आपकी उंगलियों की। जी और सर। दूसरी लाइन आपको ये दिख रही होगी, ये आपकी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लाइफ लाइन बोलते हैं शायद इसको। इन दोनों का हाफ कर दीजिए, ओके इन सर। दोनों का हाफ कर दीजिए, आपको ये LU1 पॉइंट मिल जाएगा यहीं पे। तो बहुत लोग इस हाफ पे लगाते हैं, बहुत लोग इससे थोड़ा लगाते हैं। तो इसको आप एक तरीका कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोब से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओके। किसी व्यक्ति में थोड़ा ये नीचे होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो ये मेजरमेंट का तरीका हो सकता है। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर, यहाँ पे बोन आती है सर, उस बोन के ऊपर लगाना है हमने? नहीं, आप इसको हाफ कर दीजिए ना। ये जो लाइन है लाइफ लाइन है ना, जी ये सर। जो लाइफ लाइन है और ये जो आपकी फिंगर की जहां से जुड़ी हुई है कप ज्वाइंट, हम्म, जी। आयुर्वेद में कहते हैं ना इसको कप ज्वाइंट बोलते हैं ना, लास्ट ज्वाइंट को। जी सर। तो इन दोनों का हाफ कर दीजिए। तो बहुत लोगों हम्म, को इस जगह पे यहाँ पे ये LU1 मिल जाता है, और बहुत लोगों को थोड़ा इससे नीचे मिलता है, यानी आधा मैग्नेट और नीचे चले जाए, हाफ मैग्नेट, तो LU1 वहां ठीक है मिल सर। जाएगा। और आपको ठीक है अगर सर। और क्लियरिफाई करना है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट लगाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोब से चेक कर सकते हैं। प्रोब से आप हल्का आगे पीछे करके देखिए, आपको पॉइंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? आएगा सर ये बोन पर ही, वैसे आएगा बोन पर ही वो, हाँ, बोन क्योंकि तो है सर, वहाँ बोन ही है, पूरा बोन तो ही है। बोन बड़ी है ना, तो बोन नहीं, बड़ी ये तो तो बोन पूरा, में आएगा। जी। ये तो पूरा बोन ही है सर, लेकिन मतलब उसका मेजरमेंट हमने बता दिया, ये पूरा बोन ही है यहाँ पे। सर जैसे ये P1 पॉइंट है जो आपका ब्रेस्ट रीजन के पास आता है, तो सर हम्म, इसको कहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम सर? इसका क्या लैंडमार्क रहता है? विधि हम बता रहे हैं, आप सुनते जाइए। आप बीच में अगर इंटरप्शन करेंगे तो आपको नहीं पहले पकड़ में आएगा। एक एक हम लोग एक एक मेरिडियन को हम लोग समझते चले, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे आप क्वेश्चन लेते आप हैं। अपने क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बीच में इंटरप्शन करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा सबको। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब सर। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। बस आप सुनते रहिए, आपको हम एक एक चीज आज बिल्कुल क्लियर करके बता देंगे आपको। ठीक है ना? चलिए, ये लंग्स वाला चैनल आपको हमने बताया, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी मेरिडियन की बात कर रहे हैं, जो है पेरिकार्डियम। तो देखिए, कोई भी मेरिडियन, जो हम लोग करस्पॉन्डेंस की तुल्यार्थता के सिद्धांत की बात करते हैं ना, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि हाथ में जितनी मेरिडियन है आपको इस फिंगर में मिलेगी, पैर में जितनी मेरिडियन है आपको इस फिंगर में मिलेगी। तो आप जब करस्पॉन्डेंस का सिद्धांत आपने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस जब आपने पढ़ा, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो आपका पाम है, इसको ट्रंक रीजन आप मानते हैं ना, आपकी बॉडी का ये ट्रंक रीजन है। तो आप अपनी बॉडी पे अगर देखें तो पेरिकार्डियम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप अगर देखेंगे तो जो ये निप्पल है, निप्पल से ठीक 1 कुन या 1.5 कुन साइड से, लेटरल साइड से ये आपकी पेरिकार्डियम की मेरिडियन स्टार्ट हो रही है। तो हमने आपको प्रैक्टिकल, जब हम पहली कक्षा लिए थे प्रैक्टिकल की, उसमें हमने पहले ही बताया था आप लोगों में सबको कि जिनका भी ये करस्पॉन्डेंस कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, उनको कोई भी पॉइंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जब आप P1 की बात करते हैं, तो हमने बताया कि निप्पल से ठीक 1 कुन या 1.5 कुन आसपास से लेटरल साइड से स्टार्ट हो रही है। तो इस ट्रंक रीजन में मान के चलिए आपकी ये बॉडी है, सपोज डेट मान के चलिए ये ट्रंक रीजन है आपका, और अगर इस रीजन को माने तो ये आपका चेस्ट रीजन है। चेस्ट रीजन में कोई ना कोई ऐसा जगह जरूर होगा जहां पे आपको आपके ब्रेस्ट रीजन होंगे, चेस्ट रीजन होंगे। ठीक है ना? तो आप जब ब्योल क्लासिकल मेरिडियन देखेंगे, तो क्लासिकल मेरिडियन में हम लोगों ने देखा है कि जो स्टमक का 17 नंबर है, ST17, वो बिल्कुल निप्पल की टिप पे आता है, बिल्कुल निप्पल पे आता है, सेंटर में। तो यहाँ पे आपको अपने हाथ में वो सेंटर पॉइंट ढूंढना है, ST17। तो ST17 अब अगर आप ढूंढ लिए, अगर आपने ब्रेस्ट का करस्पॉन्डेंस ढूंढ लिया,
उसके सेंटर में ST17 ढूंढ लिया, तो बताइए पेरिकार्डियम 1 ढूंढना ज्यादा कठिन है क्या? उसके आसपास ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल पास में होगा। तो देखिए इस चित्र में आप देखें, अगर जो हम लोग अभी ब्यूल चार्ट ये खोले हुए हैं, इसमें देखिए यहाँ पे ST17 नंबर पॉइंट कहाँ है, आपको दिख रहा है? देखिए आपको यहाँ पे हम इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम कलर थोड़ा चेंज कर लें। देखिए इस जगह पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टमक का 17 नंबर पॉइंट, दिख गया? आप में से सबको दिख गया होगा। देखिए स्टमक का ये चैनल है, आपको दिख रहा होगा ये, यस सर। है ना? ST17 पॉइंट, यानी ये जो भाग है हमारा कौन सा भाग हो गया? हमारे चेस्ट का बिल्कुल सेंटर पार्ट हो गया। अगर चेस्ट का बिल्कुल निपल का टिप हो गया ये, और हमने बोला कि ठीक उसके लेटरल साइड से, उसके ठीक बगल से जो है पेरिकार्डियम की मेरिडियन स्टार्ट होती है P1। तो आप देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियम का P1 आपको दिख रहा है कहीं इसमें, इस चित्र में देखिए, देखिए इसके पास में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ से? यस हमने सर। एक डॉट दे दिया। तो अब ये बताइए पेरिकार्डियम का P1 ढूंढने में दिक्कत होगा हमें? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इस पेरिकार्डियम के P1 को ढूंढने का, इसका मेजरमेंट करने का 2-3 तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो हमने बताया कि एक होता है लैंडमार्क, और अपनी जो लैंडमार्क है वो है सीबी चैनल, कंसेप्शन वेसल्स। तो देखिए अब देखिए, अगर हम देखिए यहाँ जो CB11 आ रहा है ना, CB11 से एक सीधी लाइन अगर हम खींचते हैं यहाँ पे, और CB10 से एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो आप अगर देखें CB11 और CB10 के ठीक बीचों बीच अगर देखें तो ST17 पॉइंट आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो CB11 और CB10 बिल्कुल उसको उन दोनों के बीच से अगर एक सीधी लाइन खींच दें तो हमें ST17 पॉइंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा चैनल, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग करस्पॉन्डेंस का यूज किया, हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस में फाइंड आउट कर लें, करस्पॉन्डेंस में ब्रेस्ट रीजन ढूंढ लें तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप देखिए आपकी जो ये कंसेप्शन वेसल्स की लाइन गई है, ये जो लैंडमार्क है, अब आप इसको अगर उस साइड से नहीं ढूंढना चाहते हैं, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस लाइन का यूज कर लीजिए, यानी आपके पाम के कॉर्नर से, यानी जो रिस्ट लाइन है वहां से एक सीधी लाइन अपने अंगूठे के बिल्कुल सेंटर में खींच दीजिए। जब इसको सीधी खींच देंगे तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सीबी के अलग अलग पॉइंट हैं, CB14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो टोटल अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट हैं इनके बीच में। और अगर देखें तो ST17 पॉइंट जो है वो CB17 के ठीक नीचे, यानी एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट जब लगा दें हम यहाँ से, तो हम ST17 आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास दो तरीका है, चाहे आप इस लैंडमार्क का यूज कीजिए, चाहे कंसेप्शन वेसल्स के इस लैंडमार्क का यूज कीजिए, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप नजदीकी लैंडमार्क यूज कीजिए। अगर इस लाइन का अगर आप यूज करते हैं तो आसानी से ST17 ढूंढ लेंगे। ST17 मिल गया तो आप एक मैग्नेट का गैप लेके यहाँ पे पेरिकार्डियम का P1 आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आपको पेरिकार्डियम का P1 मिल गया, उसके बाद आप देखिए यहाँ से कैसे ये मेरिडियन चल रही है। तो इसके बीच में हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि इस बीच में कोई पॉइंट नहीं है हमारे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि अगर इस पाथवेज में आपकी बॉडी में जो पेरिकार्डियम की मेरिडियन गई हुई है और इसके रास्ते में कोई तकलीफ हो, तो ऐसे कंडीशन में आप लोकल पॉइंट या इस तरह के कोई मेथी स्ट्रिप वगैरह भी लगा के आप ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। खैर हम लोग अभी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सीधा पॉइंट पे ही बात करेंगे। तो देखिए पेरिकार्डियम का यहाँ से मेरिडियन P1 स्टार्ट हो रही है ब्रेस्ट रीजन से, और सीधा ये आपके मिड जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसके बिल्कुल सेंटर में आ रही है। देखिए आपके इंडेक्स फिंगर है और इसके बिल्कुल सेंटर में आ रही है, और सेंटर से बिल्कुल ये सीधे चली गई है फिंगर की टिप तक। देखिए ये आपके फिंगर की टिप तक जा रही है। तो पेरिकार्डियम के बाद जो पेरिकार्डियम का दूसरा पॉइंट है, पेरिकार्डियम 1 के बाद पेरिकार्डियम का जो दूसरा पॉइंट है वो पेरिकार्डियम 2, ये आपका पेरिकार्डियम 2 दिख रहा हो, और ये पॉइंट जॉइंट से बिल्कुल पास, यानी एक मैग्नेट का गैप ले लें या हाफ मैग्नेट का गैप ले सकते हैं, एक मैग्नेट भी ज्यादा है, हाफ मैग्नेट का गैप ले लीजिए। तो हाफ मैग्नेट का गैप ले लीजिए जॉइंट से, तो आपको पेरिकार्डियम का P2 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद इस बीच में कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तो वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है पेरिकार्डियम का P3, ये आपका बिल्कुल जॉइंट पे है। और फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग कि एक सेंटर लाइन बना देंगे। आप अगर देखिए
एक सेंटर लाइन हमने खींच दिया, यानी अपर ज्वाइंट और मिडिल ज्वाइंट के बीच में एक सेंटर लाइन खींच दिया। तो इसके बीच में जो हमारा पॉइंट मिलेगा P4, पेरिकार्डियम का P4 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर पास पास, यानी यहाँ पे गैपिंग नहीं है और मैग्नेट हमारे ठीक ठाक साइज के हैं, यानी अगर हमें P4, P5 और P6 लगाना हो तो 3 मैग्नेट एक साथ लगा सकते हैं, आसानी से ये कवर हो जाएगा, बहुत अधिक गैप नहीं है इसमें। उसके बाद आपका P6 के बाद आपका बिल्कुल एक मैग्नेट का करेक्ट गैप है, यहाँ पे एक मैग्नेट का बिल्कुल करेक्ट, आपकी जो ब्योल है BM2 उसका एक मैग्नेट का पक्का गैप ले लीजिए। उसके बाद आपको इस ज्वाइंट पे, जो आपका अपर ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा पेरिकार्डियम का P7। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए एक सेंटर लाइन इसको मान लीजिए, यानी अपर ज्वाइंट और जो आपके फिंगर की टिप है इन दोनों को हाफ में बांट दीजिए, तो बिल्कुल सेंटर में इसके मिल जाएगा आपका पेरिकार्डियम का P8 नंबर पॉइंट, और फिर फिंगर की जो टिप है यहाँ पे मिल जाएगा आपका पेरिकार्डियम का P9। तो हमने ये बताया कि ये जो टिप है, टिप पे ऐसे पॉइंट लगना है आपका कि हम देखें सामने से तो हमें दिखना चाहिए पॉइंट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे ऊपर में लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। ये जो पॉइंट होगा हम इधर से अगर देखें तो हमें दिखना चाहिए, यानी अपर टॉप नहीं दिया, लगभग इस जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा, सामने से दिखना चाहिए। समझ में आया आपको पेरिकार्डियम? यस सर, यस सर, यस सर। देखिए बस मेजरमेंट का तरीका खाली समझ चाहिए कि हम कैसे मेजर करें, और एक बार मेजरमेंट का तरीका सीख जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, पॉइंट लगाने में बहुत अधिक कठिन नहीं होगा। हार्ट की मेरिडियन सबसे आसान है, हृदय की मेरिडियन जो है उसके पॉइंट ढूंढना बहुत ही आसान है, इजी है। आप देखिए अगर ध्यान दें तो हार्ट की मेरिडियन आपकी एक्जिला रीजन से, अगर ओरिजिनल में क्लासिकल में देखें तो आपकी एक्जिला रीजन से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी देखिए आपका H1 बिल्कुल ज्वाइंट पे है, अगर हार्ट का H1 पॉइंट लगाना है तो बिल्कुल ज्वाइंट पे कोने पे लग जाएगा ये। उसके बाद सेम फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, मिडिल ज्वाइंट और लास्ट ज्वाइंट इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन बना दें, तो बिल्कुल हाफ मैग्नेट, अगर यहाँ से देखें तो हाफ मैग्नेट का गैप अगर ले लें तो यहाँ पे हमें H2 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद ज्वाइंट पे आपका H3 पॉइंट है, हार्ट की पॉइंट नंबर 3 H3। उसके बाद इस बीच में आप देखिए अगर यहाँ भी एक सेंटर लाइन बनाए तो इस बीच में कोई पॉइंट नहीं है, यानी H3 के बाद बीच में कोई पॉइंट नहीं है। अब H3 के बाद H4, 5, 6, 7 ये 4 पॉइंट जो हैं बिल्कुल पास पास हैं, ये बिल्कुल पास पास हैं। तो आपको 4 मैग्नेट, अगर ये चारों के चारों पॉइंट लगाना हो तो आप 4 मैग्नेट एक साथ लगा सकते हैं, या फिर आपको मान के चलिए H7 लगाना है और H5 लगाना है तो आप बिल्कुल माइनर सा गैप आपको रखना पड़ेगा, बहुत अधिक गैप नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल नजदीक है। आप अगर देख पा रहे हो तो देखिए कितना बड़ा मार्जिन छूट रहा है यहाँ पे, और ये पॉइंट कितने बिल्कुल पास पास हैं। आप अगर ओरिजिनल क्लासिकल में भी देखेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट बिल्कुल पास पास दिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत अधिक गैप नहीं देना है इसमें। H7 और H4 लगाना है तो जैसे आपने H7 ज्वाइंट पे लगा दिया तो H4 भी मतलब बहुत अधिक गैप नहीं होगा। ये नहीं कि अगर 2 पॉइंट का गैप है तो हम 2 मैग्नेट का गैप छोड़ देंगे, नहीं, हाफ मैग्नेट का गैप छोड़ सकते हैं, हाफ से भी कम मैग्नेट का गैप छूटेगा, क्योंकि बिल्कुल पास पास है। जब उस पॉइंट को लगाते हैं तो वो अपने आप कवर हो जाता है हमारा। तो H4, 5, 6, 7 इस पॉइंट को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके पॉइंट लगा सकते हैं। 7 आपका बिल्कुल ज्वाइंट पे, अपर ज्वाइंट पे है। उसके बाद यहाँ भी एक सेंटर लाइन खींचेंगे तो देखिए सेंटर लाइन पे देखें तो यहाँ पे H8 पॉइंट मिल जाएगा, और H9 जो हमने बताया कि नेल का कॉर्नर जो होता है बिल्कुल बाहरी किनारा, उस जगह पे आपको H9 पॉइंट मिल जाएगा। तो हार्ट की मेरिडियन बहुत छोटी है, मात्र 9 ही पॉइंट है, 9 पॉइंट आपके पेरिकार्डियम में भी है, लेकिन हार्ट की मेरिडियन बस उंगली से स्टार्ट होती है और उंगली के टिप पे ही जाकर समाप्त हो जा रही है यहीं पे। तो आसान, इसके पॉइंट और ज्यादा कठिन नहीं है, आप आसानी से इसको लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैर के मेरिडियन की। अभी हम लोग इन साइड के मेरिडियन की बात कर रहे हैं, यांग साइड के मेरिडियन की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग इन साइड के मेरिडियन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यांग साइड के मेरिडियन की बात करेंगे। तो अब हम लोग पैरों की बात करते हैं। पैरों में चलने वाली जो मेरिडियन है इन साइड की, वो 3 मेरिडियन है, लीवर, स्प्लीन और किडनी। तो लीवर की मेरिडियन की बात करें तो जैसे बॉडी में अपने लीवर के पाथवेज चाइनीज विद्वानों ने ढूंढे हैं, उसी तरह से ब्योल पे भी प्रोफेसर पार्क ने कुछ कुछ वैसे ही इसको प्लॉट कर दिया है, उसको फाइंड आउट करते हुए प्लॉट कर दिया। तो देखिए लीवर की मेरिडियन का जो पहला पॉइंट है लीवर 1, तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो नेल का कॉर्नर ही होगा,
जो नेल का बाहरी किनारा होता है, वहीं से ये पॉइंट आपका लीवर 1 स्टार्ट हो जा रहा है। तो लीवर 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लीवर 2 और लीवर 3। तो देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी लीवर 3 नीचे हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। तो इसमें भी आप एक सेंटर लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से एक सेंटर लाइन खींचेंगे तो आपको सेंटर लाइन से टच करता हुआ ये लीवर पॉइंट मिलेगा। यानी किसी के फिंगर छोटी होती है, ज्वाइंट छोटे होते हैं, किसी के ज्वाइंट बड़े होते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक सेंटर लाइन यानी अपर ज्वाइंट और टिप से एक सेंटर लाइन मान लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी यानी सेंटर इसका यहाँ से नेल कॉर्नर से एक सेंटर मान लें, तो जहां पे आ रहा है इस लाइन को टच करता हुआ आपका पॉइंट आ जाएगा लीवर 2। लीवर 1 आप टिप पे दे दें और इसके बीच में यानी सेंटर और इन दोनों के बीच में आपको मिल जाएगा लीवर 2। लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3। लीवर 3 के बाद बीच में और कोई पॉइंट नहीं है लीवर का। फिर लीवर 4 पॉइंट है, वो है आपका ज्वाइंट से बिल्कुल टच करता हुआ, बिल्कुल ज्वाइंट से टच करता हुआ, या कहें कि आप ज्वाइंट पे भी लगा सकते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट को लीवर 4 आप ज्वाइंट पे भी लगा सकते हैं या फिर ज्वाइंट से टच करता हुआ भी लगा सकते हैं, दोनों में ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। उसके बाद यहाँ से ये पाथवे देखिए, यहाँ से थोड़ी अंदर की ओर आइए। अंदर से आने के बाद फिर ये बाहर की तरफ देखिए मुड़ गई है और यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलता है वो लीवर 5। तो यहाँ सेम फॉर्मूला फिर हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींचिए। ये जब आप पॉइंट लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मेजरमेंट अपने आप, उंगली को देखेंगे और एक आप मेजरमेंट अपने आप बना लेंगे। तो जब सेंटर लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल सेंटर लाइन का देखिए बीचों बीच हो जाएंगे, तो हाफ मैग्नेट थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा लीवर 5। और बिल्कुल सेंटर में जाएंगे, ये थोड़ी लाइन हमारी टेढ़ी हो रही है, बिल्कुल सेंटर में जाएंगे तो इस सेंटर में आपको पॉइंट मिल जाएगा लीवर 6। यानी अपर ज्वाइंट और मिडिल ज्वाइंट के बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट है लीवर 6। उसके बाद अगर आप देखें लीवर 6 के बाद ये मेरिडियंस जो है आपकी ये अंदर की ओर जाती है, और अंदर की ओर जहां जाती है वहां ये ज्वाइंट जो है आपके मिडिल ज्वाइंट से ठीक 1 मैग्नेट का गैप है, बहुत अधिक गैप नहीं, 1 मैग्नेट या 1 मैग्नेट से कम, उस जगह पे आपको पॉइंट मिल जाएगा लीवर 7। और उसके बाद लीवर का जो 8 नंबर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच ज्वाइंट पे, यहाँ मिल जाएगा लीवर 8। उसके बाद देखिए लीवर की मेरिडियन ये नीचे आ रही है और फिर आपको दिख रहा होगा लीवर 9, लीवर 10, लीवर 11, लीवर 12। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटर लाइन खींचिए आप बीच में और इससे 1 मैग्नेट का गैप ऊपर जाइए तो यहाँ आपको मिल जाएगा लीवर 9। यहाँ से फिर नीचे का मेजरमेंट कर मत कीजिए, अब यहाँ से नीचे का मेजरमेंट यानी जो लीवर 12, 11 और 10 है उसका मेजरमेंट आप नीचे से कीजिए। नीचे से जब करेंगे तो सेंटर में देखिए इस ज्वाइंट पे यहाँ बीचों बीच आपका लीवर का पॉइंट नंबर आ रहा है 12, लीवर 12। और आधा मैग्नेट का गैप लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा लीवर 11, और उससे आधा मैग्नेट और गैप लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा लीवर 10। तो इस तरह से हाफ मैग्नेट का मेजरमेंट आप नीचे से कर सकते हैं। इसका थोड़ा साइज हम छोटा कर दें ब्रश का, बहुत ज्यादा ये मोटा लाइन आ रहा है इसमें। तो ये लीवर 12 यहाँ तक आ जा रही है। लीवर 12 यहाँ आने के बाद आप देखिए लीवर की लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लीवर की लाइन जो है सीधा इस तरह से होते हुए यहाँ आई है और यहाँ से आते हुए यहाँ पे आके समाप्त हो गई है। तो इसके बीच के जो पॉइंट्स हैं उसको आप कैसे लगाएं? तो देखिए लीवर 12 के बाद इस बीच में कोई पॉइंट नहीं है। लीवर 12 के बाद लीवर 3 पॉइंट, अगर सॉरी लीवर 12 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है लीवर 13, वो आपको दिख रहा है अंगूठे के बिल्कुल पास में। आप अगर देखें तो आप जब अपने अंगूठे को इस तरह से करते हैं, अपने हाथ को जब इस तरह से करते हैं, तो आप एक लाइन इस जगह से सीधा खींचिए, ठीक है, और एक लाइन इस सेंटर से खींचिए। इस सेंटर लाइन से हमारी लाइन, इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिटा के फिर से ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा। देखिए एक लाइन अगर सीधी लाइन हम खींच दें यहां सेंटर से, देखिए इस सेंटर से एक सीधी लाइन हम इधर खींच दें, आपको दिख रहा होगा ये सीधी लाइन अगर एक हम इधर खींच दें और दूसरी लाइन हम यहीं से एक और इधर खींच दें, एक लाइन हम यहाँ से खींच दें इस लाइन से। हालांकि इसमें आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये बनाया हुआ हाथ आर्टिफिशियल हैंड का चित्र बनाया हुआ है, लेकिन अपने हाथ में अगर देखेंगे समझेंगे इसको, तो एक लाइन अगर आप अपने अंगूठे के साइड से खींचें और दूसरी मिडिल फिंगर का सेंटर मान लें,
तो ऐसे कंडीशन में जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस हो रहा है उसी जगह पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा लीवर 13। इसे हमें हटा देते हैं, ये सही से ड्रॉ नहीं हो पाया। सॉरी। तो इस जगह पे ये आपका पॉइंट मिल जा रहा है लीवर 13। एक मिनट। सर फोटो में तो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है हमको। हाँ, तो इसीलिए हम actually बोल रहे हैं कि देखिए जो पॉइंट ब्योल चार्ट है ये बनाया किसने, एक कोई कंप्यूटर का जानकार आदमी बनाया, ठीक है ना। तो अंगूठे में अगर देखें तो इनका अंगूठा हमेशा इस तरह दिख रहा है, खड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग लीवर 13 ढूंढते हैं थोड़ा सा अंगूठा इस तरह से रखते हैं ऐसे, और जब ऐसे रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसके सेंटर से एक लाइन खींचते हैं। तो जहां पे ये क्रॉस करती है उस जगह पे ये हमारा पॉइंट मिल जाता है लीवर 13। ये लीवर 13 जो है, सर थंब के मिडिल से भी खींचते हैं और इंडेक्स फिंगर के मिडिल से भी खींचते हैं। नहीं नहीं नहीं, थंब के मिडिल से नहीं, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ देखिए हम लाइन खींच रहे हैं, ये जो कॉर्नर है अंगूठे को थोड़ा सा अगर इस वे में अगर कर दें ऐसे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सर- सीधा, ये तो अंगूठा बिल्कुल सीधा रखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे सर- नहीं, अंगूठे को अगर थोड़ा सा इस तरह से झुका दें ऐसे। सर इस हाँ, पॉइंट को अपने पाम में ही दिखा दीजिए ना, वो ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। like this sir. अब हमें उसके लिए पेन की जरूरत होगी। सर CV8 से भी तो जा सकते हैं हम सीधा सर। हम्म, CV8 से आप सीधी लाइन खींचिए सर टुवर्ड्स थंब। CB8 से जा सकते हैं, लेकिन CB8 से आएंगे उतनी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है। सर तो आप CV8 सर अगर ऐसे मोड़ के इंडेक्स फिंगर को अगर ऐसे हम टच करते हैं तब भी तो बन सकता है लीवर हर्ट। ऐसे, ऐसे सर। यस सर। एक मिनट, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, फिर से स्क्रीन पा रहे हैं आपकी, कैसे बता रहे हैं आप? ऐसे सर, इंडेक्स फिंगर को अगर हम ऐसे टच करते हैं अंगूठे के उससे। नहीं, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता है, उसमें नहीं, वो मेजरमेंट आपका परफेक्ट नहीं होगा। आप फिर इस सर ऐसे मेजरमेंट जब को ये देखिए, लाइन ऐसे ड्रॉ करते मेरे हैं। मेरे मेरे हाथ को देख पा रहे हैं आप? मेरे हाथ को यस देख सर। पा रहे हैं? हाँ ये सर। देखिए, आप इंडेक्स फिंगर का सेंटर लाइन बनाइए, एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से, ठीक है। और यस एक सर। लाइन ये जो आपका अंगूठा का जो ये भाग है यहाँ से, एक लाइन यहाँ से सीधी खींच दीजिए, यहाँ से सीधी आप। ओके सर ये देखिए लाइक दिस। सर ये देखिए आपका हाथ दिख नहीं रहा है मैडम, दिख नहीं रहा है सर। आप हाथ सर सीधा मेरा करके, कुंडा का दिख रहा है। ऐसे दिखाई दे रहा है सर। नहीं दिख रहा है। सर मेरा तो एकदम अब भी नहीं दिखाई दे। आप कैमरा के पास हाथ रखेंगे तब तो दिखेगा, आप ऊपर हाथ कर रहे हैं ना। कैमरा कैसे दिखाई दिखाइए बेटे, मुझे सर दिखा मेरा रहा है देखिए ना। आप बस इतना ध्यान रखिए ना। देखिए हम बता रहे हैं आपको, आप देखिए ना, मेरी चीजों को सुनिए। कैमरे के पास। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बस कुछ नहीं है। आप अगर ध्यान देना तो देखिए, ये इंडेक्स फिंगर का सेंटर ले लीजिए, सेंटर से एक लाइन खींचिए, और एक लाइन इस जो अंगूठे का जो ये कॉर्नर है, ये कोना वाला भाग है ना, तो यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दीजिए इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जहां पे ये क्रॉस करे वहां लीवर 13 पॉइंट मिल जाएगा आपको। क्लियर है? ओके सर। यस सर अब क्लियर है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे फिर से। सर एक बार देख लेते ना। आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, देख लेंगे, ओके सर। ठीक है ना। तो ये लीवर 13 पॉइंट है, ये इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। आप अगर देखें ना, ये सेंटर लाइन में है, अगर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दें और इस कॉर्नर से एक सीधी लाइन खींच दें, जहां पे ये क्रॉस हो रहा हो, ये लीवर 13 यहाँ मिल जाएगा। सर उसके लीवर बाद 17 नीचे आ जाता है क्या? अगर मैं देखे तो इंडेक्स फिंगर से सीधी लाइन जो मिडल से लाइन जा रही है उसके नीचे जाके लीवर नहीं CV18 आता है क्या? कौन सा? CV18 में उस लाइन को आगे एक्सटेंड करूँ तो CV18 भी दिख रहा है। नहीं, अभी आप उसको मत ध्यान दीजिए, अभी आप जो हम बता रहे हैं ना इस पे ध्यान दीजिए। लीवर 13 आपने ढूंढ लिया ना, यस बाकी सर। पॉइंट पे मत जाइए, ध्यान अभी आप दीजिए। उसके बाद देखिए, आप अगर यहाँ से अगर देखें तो लीवर की मेरिडियन आपको यहाँ दिख रहा होगा, लीवर 14। तो देखिए, एक एक पॉइंट को ढूंढना, पाम पे उसके नजदीकी लोकेशन लैंडमार्क की हम लोग बात करते हैं। सिर्फ लैंडमार्क वाला बात याद रखिए आप, कि लैंडमार्क हमारा कौन सा है। इसका दूसरा तरीका एक और हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है इस लीवर 13 को ढूंढने का। आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है ये बताइए तो आप लोगों में से। गॉल ब्लेडर 25 दिख रहा है ना। तो आप ये कर सकते हैं, आप देखिए बिल्कुल ये अंगूठे के बिल्कुल कॉर्नर पे ये पॉइंट है,
और इस कॉर्नर से बिल्कुल ये आप अगर थोड़ा क्रॉस चले जाएं तो देखिए ये पॉइंट आपको ऐसे भी मिल जाएगा। अगर आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो गॉल ब्लैडर 25 ढूंढ लीजिए और उससे मात्र 2 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 मैग्नेट, 2 ब्योल लेंगे तो आपका यहाँ पहुंच जाएगा लीवर 13। ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद लीवर 14 जो लीवर का लास्ट पॉइंट है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीवर 14। तो इसको ढूंढना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हम लोग जब सीबी लाइन की बात कर रहे थे तो ये देखिए सीबी लाइन, ये सीबी चैनल है हमारा, और सीबी चैनल में जो लीवर 14 है वो सीबी 17 के और सीबी 16 इन दोनों के, यानी सबसे नजदीक जो है वो सीबी 17, यानी सीबी 17 से थोड़ा इस साइड अगर आए तो बिल्कुल पास में ही एक मैग्नेट का गैप, यानी उससे थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ पे लीवर 14 नामक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, 2 पॉइंट लीवर का 13 और लीवर 14। तो लीवर का 13 नंबर, एक तो आप ये तरीका कर सकते हैं, अंगूठे के कॉर्नर से एक सीधी लाइन खींचिए और उंगली के बीच से एक सीधी लाइन खींचिए, जहां क्रॉस हो रहा है वहां लीवर 13, और यहां से बिल्कुल सीधे इस तरह से आ जाइए तो जहां पे सीबी 17 है उसके ठीक नीचे एक मैग्नेट का गैप, बहुत अधिक नहीं, एक मैग्नेट का गैप लीजिए और इस जगह पे आपको मिल जाएगा लीवर 14, लीवर का 14 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे इसमें लीवर में? नहीं सर। नहीं सर, थोड़ा है। जो सी वाला पॉइंट है ना निरंजन जी, जी जो जी सर। सीबी 17 वाला पॉइंट है, इसी हम्म। को थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो उससे क्लैरिटी हो जाए उन लोगों को। हाँ, अभी उस चैनल पे बताएंगे सर, अभी थोड़ा फिंगर वाला कर लेते हैं ना, हाँ। उसके बाद बता देंगे। ठीक इनको है। हमने बताया है, उस दिन भी बताया था कि जैसे नहीं सीबी नहीं, 14, कुछ लोग नए जुड़े होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा अच्छा, होगा इसलिए। इसमें हमने बताया था कि जो सीबी 14 है, अपनी आप अगर हथेली पे देखें तो हथेली पे सीबी लाइन आपका यहाँ पे समाप्त हो जा रही है, सीबी 14 मतलब समाप्त नहीं हो रही है, कॉर्नर पे, यहाँ पे जहाँ पे रिस्ट जॉइंट है आपका, यहाँ पे आपका सीबी 14 आ रहा है। और सीबी 14 और आपके अंगूठे का बिल्कुल सेंटर भाग अगर ले लें तो देखिए इसके बीच में सीबी 14 और सीबी 22 के बीच का पॉइंट, यानी सीबी 14 से लेके सीबी 22 तक के पॉइंट आपके इस जॉइंट तक आते हैं। तो इसको हम लोग लैंडमार्क मान के चलते हैं, और इसके बीच में अगर आप देखें तो सीबी 17 अगर देखें तो इन दोनों में हाफ है, सेंटर है इन दोनों के बीच का। अगर इन दोनों को आधा कर दें, यहाँ से इसे 2 भागों में अगर बांट दें तो सीबी 17 हमारा जो है मिडिल पॉइंट आता है। तो आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। सीबी 17 आप यहाँ से अंगूठे का सेंटर और इसको ले लीजिए और उसके बीच का सेंटर आप मान लीजिए। तो इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आपको लगेगा हम सीबी 17 बिल्कुल सेंटर कहाँ पे हमारा आएगा। तो इसके लिए तरीका आप अपना क्या सकते हैं, आप इंची का यूज कीजिए स्टार्टिंग में, और इंची से अपने हाथ में ड्रॉ कीजिए एक सीधी लाइन और उसका हाफ कर दीजिए, बिल्कुल सीबी 17 मिल जाएगा आपको। और उसके आसपास के जो पॉइंट है, जैसे आप देखिए किडनी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये सीबी 17 और सीबी 17 से बिल्कुल नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा आसानी से। इस सीबी लाइन को भी हम थोड़ा सा और बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको ब्योल को थोड़ा सा कर लेते हैं, ब्योल के साथ साथ बताते हुए निकल जा रहे हैं इसको। ठीक है। कहाँ चला गया, 1 मिनट, कॉल आने की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट। हेलो हेलो, आ रही सर आपकी आवाज? जी सर, हाँ हाँ, आ रही वो कॉल आवाज आने आ रही की कॉल आने की वजह से जो है ना, थोड़ा सा वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, चूंकि मोबाइल से नेट चल रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो लीवर का ये पॉइंट आप आसानी से लगा सकते हैं। हमने बता दिया आपको कि देखिए लीवर के जो पॉइंट है वो आपका इंडेक्स फिंगर के साइड से स्टार्ट हो रहा है, लीवर 1 है ना, और यहाँ से होते हुए बिल्कुल ये आप देखें तो इस तरह से करते हुए लीवर 8 ज्वाइंट पे है आपके, और उसके बाद आपका नीचे वाले ज्वाइंट पे बिल्कुल सेंटर में लीवर 12, और हाफ हाफ मैग्नेट पे यहाँ आपके लीवर 11, लीवर 10, इस तरह से यहाँ आपको मिल जाएगा। और इस तरह से लीवर 13 हम कैसे लगाएं, उसका मेजरमेंट का 2 तरीका हमने बताया कि एक जीबी 25 को ढूंढ के और इसके थोड़ा सा क्रॉस चले जाइए आप, या फिर एक सेंटर लाइन यहाँ से खींच दीजिए। तो जीबी 25 से एक लाइन खींच दीजिए और एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए तो आपको लीवर 13 मिल जाएगा। आप जैसे भी इसको इजी हो आपको जिस तरह से, उस तरह से आपको इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लीवर 14 को ढूंढने का तरीका हमने बताया कि लीवर 17 सीबी 17 अगर ढूंढ लेते हैं तो उससे ठीक नीचे अगर जाएंगे, हाफ मैग्नेट या एक मैग्नेट का गैप लेंगे, हाफ मैग्नेट बहुत हो गया, हाफ मैग्नेट का गैप लेंगे तो आपको यहाँ पे लीवर का 14 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारा लीवर चैनल
ब्योल में हम लोगों ने देखा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर लीवर 4 से लीवर 7 तक एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? लीवर 4 से लीवर 8 तक। बता सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए लीवर 4 पॉइंट जो है ये जॉइंट पे है, अगर जॉइंट पे भी लगाएंगे तो भी चलेगा, अगर ये बिल्कुल जॉइंट पे लगाएंगे तो भी चलेगा, और या जॉइंट से थोड़ा नीचे भी लगाएंगे, जॉइंट पे टच करता हुआ, यानी आधा मैग्नेट जॉइंट पे आधा नीचे, तो भी ये काम करेगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल जॉइंट पे ही है, जॉइंट से हल्का नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों में चलेगा। उसके बाद बाकी जो पॉइंट है लीवर 4 के बाद लीवर 5 और लीवर 6, तो देखिए इसमें ये हमारी मिडिल जॉइंट है फिंगर की, ये हमारी अपर जॉइंट है। इन दोनों का सेंटर अगर बनाए तो देखिए लगभग अनुमानतः ये सेंटर आपका आएगा, ये सेंटर आएगा ना। तो यहाँ से अगर आधा मैग्नेट ऊपर चले जाएं तो आपको लीवर 5 मिल जाएगा, और आधा मैग्नेट अगर नीचे चले जाएं तो लीवर 6 मिल जाएगा। और अपने फिंगर पे देखेंगे तो लगभग लगभग जब लगाएंगे ना तो लीवर 6 आपको बिल्कुल बीच में ही मिल जाएगा, यानी टच करता हुआ, बहुत ज्यादा गैप नहीं इन दोनों पॉइंट के बीच में, मुश्किल से मुश्किल आधा मैग्नेट का गैप ही होगा इन दोनों मैग्नेट इसके बीच में, बहुत माइनर सा गैप होगा। क्योंकि फिंगर है और फिंगर सभी के जॉइंट, अब इसमें इतना बड़ा उंगली दिख रहा है, इतना बड़ा जॉइंट दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा जॉइंट तो होता नहीं सबका, किसी का जॉइंट कम होता है। तो लगभग लगभग मिडिल में आ जाएगा, लगभग लगभग मिडिल में लीवर 6, और उससे हल्का ऊपर जाएंगे तो लीवर 5 ये मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे पीछे जाना, ज्यादा नहीं। उसके बाद लीवर 6 जब मिलने के बाद फिर ये मेरिडियन अंदर आ जाती है, देखिए ये ब्योल अंदर आ जा रहा है बिल्कुल सेंटर में, तब ये मिडिल लाइन है, ये सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन पे जब आएंगे तो जॉइंट से ठीक एक मैग्नेट का गैप अगर लें, यहाँ पे एक नहीं हाफ मैग्नेट का अगर गैप लें तो यहाँ पे आपको लीवर 7 मिल जाएगा, और बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा लीवर 8, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। चूंकि मैग्नेट अपने बड़े हैं, अगर हम बहुत छोटे वाले मैग्नेट लगाते हैं, BM1 लगाते हैं, तब यहाँ पे एक मैग्नेट का गैप मान सकते हैं, इस जॉइंट से सेंटर लाइन से एक मैग्नेट का गैप देके लीवर 6, एक मैग्नेट का गैप देके यहाँ पे लीवर 5। लेकिन हम लोग नॉर्मल BM2 अगर लगा रहे हैं इस साइज वाला, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल माइनर सा गैप होगा, मात्र इतना सा गैप होगा, हमें लगता है इसके बीच में इतना ही गैप बहुत है। ठीक है, थैंक यू सर। जी। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग स्प्लीन के ब्योल की बात करते हैं, स्प्लीन के। तो इसका भी देखिए बिल्कुल ये टिप से स्टार्ट हो रहा है, और टिप में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसमें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात किया कि जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमें सामने से दिखना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, सामने से दिखना चाहिए। तो स्प्लीन का SP1 पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी आप एक मेजर लाइन कर सकते हैं, यानी जो आपका ये फर्स्ट ज्वाइंट है और ये जो टिप है, इसको आप बिल्कुल सेंटर में अगर दो भागों में बांट दें, अगर सेंटर पॉइंट मान लें, इसको अगर सेंटर पॉइंट मान लें, तो आपका स्प्लीन का SP3 जो है पॉइंट है वो बिल्कुल एकदम जो है, आप देखेंगे सभी की उंगलियों में इस तरह के चक्र वाले निशान होते हैं। तो SP3 पॉइंट जो है बिल्कुल चक्र के सेंटर में है, सभी की उंगलियों में जो ये चक्र बने होते हैं ना, बिल्कुल इसी चक्र पे ये पॉइंट है SP3, बिल्कुल सेंटर में। और इसके ठीक टिप में SP1 SP3 आपका बिल्कुल चक्र पे आ गया, और इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए इन दोनों का बीच क्या है, किसी के उंगलियों में थोड़ा ऊपर होगा, किन्हीं की उंगलियों में थोड़ा नीचे होगा। तो आप SP3 को ढूंढ लीजिए, SP1 आपको मिल ही जाएगा, इन दोनों के बीच में आसानी से आपको SP2 मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट में थोड़ा सा गैप होगा, वो जब SP3 आप फाइंड कर लेंगे तो SP2 आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अगर नीचे आए तो SP3 से एक मैग्नेट का पक्का गैप है, एक मैग्नेट का गैप लेके आप SP4 पॉइंट लगा दीजिए, और फिर SP4 से एक या हाफ मैग्नेट से थोड़ा बहुत अधिक समझिए, अगर उतना गैप लें तो ज्वाइंट पे बिल्कुल पॉइंट आपका आ जाएगा SP5, स्प्लीन का पॉइंट नंबर 5 SP5। उसके बाद ये मेरिडियन सीधा उससे नीचे आए तो फिर यहां से अगर एक मैग्नेट का गैप देखें तो यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएगा SP6, एक मैग्नेट का, यानी जो फर्स्ट ज्वाइंट है और SP6 के बीच में एक मैग्नेट का गैप बिल्कुल सेंटर में लेंगे तो आपको SP6 पॉइंट मिल जाएगा। SP6 से फिर एक मैग्नेट का गैप ले लें तो SP7 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और SP7 मिलने के बाद फिर ये मेरिडियन SP7 से आप अगर देखें तो ये फर्स्ट ज्वाइंट और ये सेकंड ज्वाइंट, ये जो अपना SP7 है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच है, SP7 बिल्कुल बीचों बीच है। अब यहाँ से ये मेरिडियन जो है ब्योल चार्ट अपनी लीवर मेरिडियन बाहर की ओर जा रही, देखिए यहाँ से बाहर जा रही है स्प्लीन, और लीवर अंदर की तरफ आ रही थी। तो स्प्लीन का ये मेरिडियन बाहर की तरफ जा रहा है, इसी रास्ते में, इसी जगह पे जहाँ ये मोल्ड हो रहा है, घूम रहा है यहाँ पे,
उसी जगह पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे स्प्लीन का SP8 पॉइंट आपका जो है यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद SP9 पॉइंट जो है कोई यहाँ भी लगाता है और कोई इस जॉइंट पे लगाता है, तो दोनों जगह इसके रिजल्ट मिलते हैं। आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो आप जिस पॉइंट को चाहें तो इसको आप प्रोब से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोब चला के देख लीजिए तो इजीली मिल जाएगा आपको। या नहीं, अगर ये आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ये इस जॉइंट पे आप लगा सकते हैं SP9। ये SP9 आपका बिल्कुल करेक्ट काम करेगा। तो जॉइंट पे आप समझिए, जॉइंट पे ज्यादा आसान है। तो जॉइंट पे आप यहाँ पे SP9 लगा दीजिए। SP9 के बाद जॉइंट के ठीक 1 मैग्नेट का गैप ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा SP10, स्प्लीन का पॉइंट नंबर 10, SP10। उसके बाद फिर यहाँ से 2 मैग्नेट का गैप है। यहाँ से अगर देखें तो 2 मैग्नेट के गैप पे आपको पॉइंट मिल जाएगा SP11 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा 2 मैग्नेट का। यानी SP10 अगर आपने ढूंढ लिया तो 2 मैग्नेट का गैप, या फिर आप इसको हाफ कर दीजिए तो बिल्कुल सेंटर में ये मिल जाएगा आपकी SP11। तो जो कर सकते, जो भी आपको आसान हो, जैसे भी आपको आपको लगे कि आप फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर सेंटर करना है तो आप 2 भागों में बांट दीजिए, इस ज्वाइंट को और इस ज्वाइंट को। तो यहाँ बीचों बीच आपको SP11 पॉइंट मिल जाएगा। SP11 के बाद अगर आप उसके बाद नीचे जाएं तो देखिए SP12 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ से अगर चल रही है मेरिडियन, देखिए यहाँ से मेरिडियन आ रही है और इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको SP12 पॉइंट दिख रहा है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करें, इसको कैसे ढूंढें? अब ये पाम रीजन में जा रहा है, तो देखिए अपनी मिडिल फिंगर जो है, अपनी मिडिल फिंगर को अगर ध्यान दें, इसके कॉर्नर से आप देखें तो ये मेरिडियन स्प्लीन वाली सीधा जा रही है, इस तरह से करते हुए, हल्का क्रॉस में, थोड़ा सा क्रॉस में करते हुए सीधा जा रही है। तो जो आपका ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, इससे 1 मैग्नेट का गैप ले लीजिए। इससे 1 मैग्नेट का गैप लेंगे तो यहाँ SP12 पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। मात्र 1 मैग्नेट का गैप, बहुत अधिक गैप नहीं लेना है। 1 मैग्नेट का गैप लेंगे तो SP12 मिल जाएगा। SP12 के बाद फिर 1 मैग्नेट का आप गैप लेंगे तो SP13 मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप मैग्नेट का गैप लीजिए, साथ ही साथ CB लाइन को मेजर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे CB3 है, CB3 के ठीक सामने SP13 पॉइंट है। तो 2 तरीका हो सकता है, एक तो 2 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, 2 मैग्नेट का गैप लेने के बाद CB का 3 नंबर ढूंढ लीजिए और देखिए बिल्कुल अगर सामने आ रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये भी तरीका हो सकता है कि CB3 के सामने SP12 है, CB2 के ठीक सामने SP12 है, तो CB2 के सामने SP12, CB3 के सामने SP13, इस तरह से ढूंढ सकते हैं। या फिर आप इस मेजरमेंट का जो हमने बताया, 1 मैग्नेट का गैप, यहाँ पे फिर 2 मैग्नेट का गैप, इस तरह से ले सकते हैं। सर आपकी आवाज है जी, सर हम रेखा को भी कंसिडर कर सकते हैं या रेखाएं सबकी अलग अलग होती है? CV13 इसमें एक रेखा पे दिखा रहे हैं, एक हाथ में जो लाइंस होती है ना रेखा, तो हम रेखा को भी कंसिडर कर सकते हैं CV13 कर सकते हैं। 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका है। आपका खुद का माइंड भी इसमें काम करना चाहिए। आपने जैसा बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। ये हार्ट लाइन की बात कर रहे हैं ना आप, इस लाइन की बात कर रहे हैं। यस सर। तो इस लाइन की भी बात कर सकते हैं, तो इसमें भी आपका लग जाएगा। तो बहुत लोगों का ये होता है कि बहुत लोगों का यहीं तक समाप्त हो जाता है, बहुत लोगों का यहाँ तक जाता है। तो अगर आप इस लाइन से देखें तो इस लाइन पे भी करेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी हार्ट लाइन है और मिडिल फिंगर का ये सेंटर जाए तो यहाँ आपको SP13 मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये आइडिया भी आपका बहुत बढ़िया है। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। उसके बाद SP13 जब ढूंढ लेंगे, उसके बाद देखिए मेरिडियन स्प्लीन की किधर जा रही है। SP13 के बाद ये सीधा आ रही है यहाँ पे SP14, 14 के बाद 15, 16, 17, 17 के बाद देखिए आपका यहाँ पे 18, 19, 20 और फिर 21। तो देखिए हमने क्यों बोला था आपको अगर याद हो तो हमने बोला था आपको कि आप जब भी इसके ब्योल के चार्ट को आप देखिए और आपको अगर सीखना है तो इसके लिए आप एक लाइन खींचिए कि मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाके समाप्त हो जा रही है। अब देखिए मेरिडियन किस तरह से घूमी हुई है, आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा, है ना, हमने यस दिख रहा है। अब देखिए SP13 मैडम ने बहुत बढ़िया बताया। ये आइडिया अभी हमें भी नहीं था लेकिन बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि ये हार्ट लाइन गई है, इसको भी मेजरमेंट करके आप इस मिडिल फिंगर के सेंटर से कॉर्नर से यहाँ से लाइन खींच के आप SP13 फाइंड कर लीजिए। उसके बाद SP14 फाइंड करना है, उसके लिए दूसरी लाइन, बहुत लोगों के हाथ में ये लाइन कम होती है या नहीं होती है, तो यहाँ पे आप CB लाइन का यूज कर सकते हैं।
सीबी लाइन का यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप अगर देखें तो CB7 और CB6, तो मेनली हमें लगता है कि CB6 के ठीक सामने ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, CB6 का सीधा चले जाइए और मिडिल फिंगर का ये जो SP वाली लाइन है, इस लाइन से एक चैनल खींच दीजिए यहाँ से लाइन। तो इस पॉइंट को ढूंढने का तरीका ये हो सकता है, SP14 लगाना है, CB लाइन से एक लाइन खींच दीजिए और एक लाइन आपके फिंगर के कॉर्नर से यहाँ से खींच दीजिए। तो जहां पे ये क्रॉस कर जाए ये SP14 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए CB8 के ठीक सामने आपको SP15 मिल जाएगा। तो ये भी पॉइंट बहुत अधिक कठिन नहीं है, हम लोग इस पॉइंट का यूज करते हैं। किस चीज में यूज करते हैं CB8? नेवल के लिए सर। नाभि के लिए, नाभि के नेवल लिए के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। तो देखिए ये पॉइंट अगर आप TCM की अलग अलग पुस्तकों को पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है SP15 कि कई सारे डाइजेस्टिव इशू में, डाइजेशन वाले इशू में आपको ये प्रोटोकॉल जरूर दिखेगा SP15। आप जब आगे पढ़ेंगे SP15 आपको देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको दिखेगा। क्यों लिया गया है SP15? देखिए उसका कारण ये है कि बिल्कुल ये नेवल के ठीक बगल में है, पाथवेज आसपास है। तो एक सेंटर लाइन ऐसे खींचिए, एक सेंटर लाइन ऐसे खींचिए, स्प्लीन 15 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद 16 नंबर को ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं आप। उसके बाद 17 को भी ठीक वैसे ही आप इस तरह से मेजरमेंट बना सकते हैं। अब देखिए 17 नंबर को अगर देखें स्प्लीन का, तो जैसे आपने अगर 16 तक ढूंढ लिया तो 16 से आप देखिए ये मेरिडियन थोड़ा अंदर की ओर गई हुई है, तो लगभग हाफ अगर देखें तो इस सेंटर लाइन यानी फिंगर की ये सेंटर लाइन और यहाँ से एक लाइन अगर यहाँ खींच दें, यहाँ से एक लाइन अगर खींच दें तो थोड़ा सा ये मेजर कर सकते हैं इस तरह से। नहीं तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप CB10 और CB11 इन दोनों के बीच से एक लाइन अगर खींचे यहाँ पे, तो देखिए एक मैग्नेट, दो मैग्नेट, तीन मैग्नेट, यानी 4 मैग्नेट यानी का गैप ले लें। यानी CB10 और CB11 के बीच से अगर इस तरह से मैग्नेट का गैप लेना हो तो लगभग 3 या 3.5 मैग्नेट का गैप ले लें, 4 नहीं भी लें, 3 3.5 मैग्नेट का गैप ले लें, तो भी आप स्प्लीन का 17 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सर ये P1 के बिल्कुल पास भी हो गया है ना, उससे भी देख सकते हैं। पेरिकार्डियम का, हाँ उससे भी ढूंढ सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी नजदीक है, पेरिकार्डियम का P1 जो नंबर है ये भी नजदीक है इसका। आप इधर से भी मेजर कर सकते हैं, कई मेजरमेंट के पॉइंट हो सकते हैं। ये P1 है, P1 के बिल्कुल पास में है 17 और 18। आप देखिए P1 के बिल्कुल पास में 18 नंबर है, स्प्लीन का 18, 19। तो इस तरह से आराम से आप ढूंढ सकते हैं आप इसके पेरिकार्डियम के आसपास के पॉइंट से। SP20 को ढूंढने के लिए लीवर 13 अगर आपने ढूंढ लिया तो लीवर 13 को हम लोग कैसे ढूंढे, उसका मेजरमेंट हम लोगों ने देखा। तो लीवर 13 के ठीक ऊपर देखिए SP20 पॉइंट है, यहाँ पे बहुत अधिक कठिन नहीं है, लगा लेंगे आराम से। और SP21 ये स्प्लीन का लास्ट पॉइंट है, इसको ढूंढने के लिए देखिए आप SP12, SP13 इन दोनों यानी SP12 से आधा आधा मैग्नेट लें गैप और बिल्कुल थोड़ा सा अंदर आए। अंदर का मतलब है कि आपके फिंगर की जो गैप है, ये जो लाइन है गैप का, इसके सीध में एक लाइन अगर खींच दें तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ये SP12 और ये SP21, बहुत अधिक दूर नहीं है। SP21 लगाना हो तो इस तरह से आप मेजर करके लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर एक दो मेरिडियन पे अगर कमांड कर लिए, जैसे लीवर मेरिडियन है, लीवर मेरिडियन पे आपने कमांड कर लिया, स्प्लीन मेरिडियन पे आपने कमांड कर लिया, तब इसके आसपास जो पॉइंट है आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे अभी पेरिकार्डियम मेरिडियन को हम लोगों ने देखा, तो अभी देखिए आप में से ही किसी ने बोला, आप लोगों में से, कि पेरिकार्डियम के पास ही स्प्लीन का 18 नंबर पॉइंट है, तो आसान हो जाता है काम। अगर 2-4 मेरिडियन पे आपने अगर कमांड कर लिया तो उसके पाथवेज और पॉइंट को लोकेट कर लेंगे आसानी से उसके आसपास का। सर आप एक चीज पूछी थी सर, आपके हिसाब से कौन से 2-3 मेरिडियंस है जिनको कमांड करके बाकी पॉइंट्स लगाना इजी हो जाएगा? देखिए अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो है स्प्लीन है, लीवर है, किडनी है और स्टमक है, ये 4 पे तो कमांड होना ही चाहिए। और 4 ही देखिए छाया हुआ है इसमें, देखिए किडनी, स्टमक, स्प्लीन है ना, स्प्लीन, स्टमक और किडनी। CB लाइन तो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण CB लाइन है। अगर इस पे 2-3 पे कर लिए आप ना, तो आगे का जो है जो भी पॉइंट है वो सब फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके सर। लेकिन सबसे पहला चीज, अगर ब्योल में आप पॉइंट लगाते हैं ना, सबसे पहला चीज ये होना चाहिए आपके पास
कि आपको मेरिडियन के पाथवेज का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा पाथवेज किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, और उसका मेजरमेंट का तरीका आप कई तरीके से ले सकते हैं। आसपास के जो सीबी लाइन है, या आपने लीवर के पॉइंट को मेजर कर लिया, या पेरिकार्डियम के पॉइंट को मेजर कर लिया, तो आप उससे देखिए कितनी दूरी पे है ये, सीबी लाइन से कितनी दूरी पे है ये। या उंगलियों का कॉर्नर का सेंटर लाइन बना सकते हैं आप, उंगलियों का कॉर्नर का सेंटर लाइन बना सकते हैं, सेंटर का सेंटर लाइन बना सकते हैं, कि इससे एक लाइन अगर खींच दें तो इस जगह पे ये पॉइंट क्रॉस करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से खुद की भी बुद्धि लगा के इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग तीसरी मेरिडियन की बात करते हैं, और तीसरी मेरिडियन है हमारे ब्योल में, वो है किडनी। किडनी के पॉइंट भी उसी तरह से जो हमने पहले बात किया, इस चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग। किडनी का K1 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से जो सेंटर इसका अपर भाग है और इसका जॉइंट है, ये इन दोनों के सेंटर में आपको किडनी का K2 पॉइंट मिल जाएगा, K1 K2। उसके बाद K3 पॉइंट जो है वो हमें जॉइंट से टच करता हुआ मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल जॉइंट पे नहीं है, जॉइंट से टच करता हुआ मिलेगा K3। K3 के बाद आपके पैरों में ये मेरिडियन घूमी हुई है, तो फिर से ये अंदर की ओर जाती है। K3 के बाद जॉइंट से टच करता हुआ, जॉइंट से हल्का ऊपर आपको K4 मिल जाएगा। K4 के बाद K5, K5 के बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो K6, यानी K4 और K5 के बीच में हल्का ऊपर जाएंगे तो K6 पॉइंट मिल जाएगा, किडनी का 6 नंबर पॉइंट। K3, 4, 5, 6, 6 के बाद फिर देखिए मेरिडियन यहाँ से ऐसे होते हुए बाहर की ओर आई है, फिर यहाँ से नीचे की ओर आई है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको पॉइंट K7। तो जब हम लोग किडनी यांग पॉइंट लगाते हैं तो K3 और K7 बिल्कुल पास पास, यानी थोड़ा बहुत गैप रहता है इन दोनों के बीच में, K3 और K7 ये पॉइंट लग जाएगा आपका। K7 के बाद फिर ये देखिए थोड़ा सा अंदर की ओर जा रही है, तो यहाँ आपको ये देखना है कि जो आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है ना, सेंटर लाइन है, इन दोनों के बीच का अगर देखें गैप, तो इसमें फिर हाफ कर दीजिए आप। तो जब हाफ कर देंगे तो K7 के ठीक बगल में, जैसे ये K7 आपने लगाया और इसके ठीक सामने ही आधा मैग्नेट का गैप अगर ले लें, इन दोनों के बीच में हाफ मैग्नेट का गैप ले लें, तो यहाँ पे आपको पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, किडनी का K8, किडनी का K8। यानी 7 और 8 बिल्कुल सामने सामने ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप अगर ध्यान दें इस चार्ट पे तो K7 और K8 में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल सामने है, ठीक है ना। और मात्र आधा मैग्नेट से भी कम का गैप ले सकते हैं आप, क्योंकि उंगलियां सबकी मोटी, किसी की पतली, तो बहुत ज्यादा मोटी उंगलियां हैं, चौड़ी उंगलियां हैं, तो वहां आप आधा मैग्नेट से ज्यादा गैप ले लीजिए। पतली उंगलियां हैं तो आधा मैग्नेट से कम का भी गैप ले सकते हैं आप। या फिर आप देख लीजिए सेंटर लाइन और इस लाइन के बीच का भाग देख लीजिए, जो भी हो, जिसकी उंगली हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं इसको। K8 के बाद फिर देखिए K9 पॉइंट जो है आपका, वो आपका मिडिल ज्वाइंट और अपर ज्वाइंट इनके बीच में है ये पॉइंट K9, तो बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पे K9 लगा सकते हैं। K7, K8, K9। K9 के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है किडनी का वो है K10, जो कि आपका सेकेंड ज्वाइंट पे है, यहाँ पे, यहाँ आपको K10 पॉइंट मिल जाएगा, किडनी का 10 नंबर पॉइंट। उसके बाद फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको किडनी के पॉइंट मिलेंगे K11। तो देखिए फर्स्ट ज्वाइंट, सॉरी सेकेंड ज्वाइंट और अंतिम ज्वाइंट जो आपका लास्ट ज्वाइंट है, यहाँ पे, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन डॉट आपको दिख रहा हो, कोई ना कोई पॉइंट है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं है, तो उनके नंबर चाइनीज विद्वानों ने नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है हमारा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है K11। K11 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसको ढूंढने का फिर आप वही तरीका अपना सकते हैं जो तरीका हम लोगों ने पहले अपनाया। एक तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी पे देखेंगे तो आपकी जो सीबी लाइन्स है, सीबी मेरिडियन है, उसके ठीक बगल बगल बिल्कुल पास से गुजरती है मेरिडियन किडनी वाली, तो CB2 के जस्ट बगल में, यानी हाफ से भी कम मैग्नेट, हाफ से भी कम मैग्नेट का गैप ले सकते हैं यहाँ पे, या लगभग लगभग हाफ मैग्नेट का गैप ले लीजिए आप यहाँ पे। CB2 के ठीक बगल में आप ले लें तो यहाँ पे किडनी का K11, CB3 के ठीक सामने K12, K13 देखिए आपका इसी हार्ट लाइन पे है जिस लाइन की बात कर रहे थे, आपको दिख रहा होगा CB4, और उसके ठीक सामने दिख रहा होगा किडनी का 13 नंबर पॉइंट K13, CB5 के ठीक सामने K14। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है CB6 के सामने, फिर CB7 के सामने है किडनी का पॉइंट नंबर K15। या दूसरा कर सकते हैं, ये जो सेकंड ज्वाइंट है अगर किसी की जा रही है उससे टच करता हुआ ये पॉइंट आ जाएगा किडनी का K15।
उसके बाद किडनी का 16 नंबर पॉइंट जो है वो CB8 के ठीक सामने है, CB8 के ठीक सामने के 16। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट, यहाँ CB9 के सामने कोई पॉइंट नहीं है। फिर CB10 के सामने है किडनी का 17 नंबर पॉइंट। CB11 के सामने है किडनी का किडनी 18 नंबर पॉइंट CB11 के सामने। CB12 के सामने है किडनी का K19 पॉइंट। CB13 के सामने है K20। और फिर अगर देखें CB14 के ठीक सामने है किडनी का K21। 21 के बाद फिर से देखिए आपके हाथों में अंदर की ओर जा रही है, देखिए अंगूठे की तरफ इस तरह से जाते हुए यहाँ पे आके समाप्त हो रही है। तो देखिए यहाँ भी आपकी CB लाइन इसकी किडनी की पॉइंट को ढूंढने में मदद करेगी। तो देखिए K20 के बाद K21 पॉइंट जो है वो आपका किडनी का K21 के बाद K22 जो है वो CB16 के ठीक सामने है। आप देखिए कंसेप्शन वेसल्स का 16 नंबर पॉइंट के ठीक सामने है 16 K22। फिर 23 देखिए आप CB17 के सामने है। K24 CB18 के सामने। K25 CB19 के सामने। K26 GB20 के सामने, CB20 के सामने। और K27 CB21 के सामने। तो किडनी के पॉइंट बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सबसे आसान है। तो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा इसमें, जैसे आप पूछ रहे थे ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके किडनी के मेरिडियन। अगर इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं अच्छे से तो देखिए इसके आसपास आपको, देखिए अगर ध्यान दे रहे हो तो किडनी के आसपास आपकी स्टमक की मेरिडियन है, पेरिकार्डियम है, स्प्लीन है, स्टमक है, उसके पॉइंट को भी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, आप आसानी से ढूंढ लेंगे। टोटल 27 पॉइंट है। तो ये आपके फिंगर में, मिडिल फिंगर में आपके टुवर्ड्स रिंग फिंगर की साइड से स्टार्ट हो रहा है और आपके अंगूठे का जो बेस है उससे पहले ही ये समाप्त हो जा रहा है। लगभग 1 मैग्नेट का गैप रहेगा, क्योंकि जो CB21 है ये बेस ज्वाइंट से 1 मैग्नेट के गैप की दूरी पे है और इसके ठीक सामने ही ये पॉइंट है, तो लगभग 1 मैग्नेट का गैप रहेगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आके किडनी का K27 नंबर पॉइंट समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मुझे कुछ डाउट्स हैं बोलिए। सर। ये जो हम मेरिडियन जो ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें फिंगर से एजेस से कितना गैप होना चाहिए सर? जैसे लंस हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कितना गैप लेके चलना है सर वो, और ये जैसे हार्ट बनाएंगे तो कितना गैप रखें सर साइड से? मार्जिन बता दीजिए हम नहीं समझ पाए आपकी बात, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर। जैसे आप ये लंस टी मेरिडियन आप देखेंगे ना, ये तो ये LU11 जहाँ आ रहा है, जैसे ये पूरी लाइन जो चल रही है सर, ये लाइन का हमारे फिंगर के मार्जिन से कहाँ होना चाहिए? इंडियन बॉर्डर से कितना ऊपर होना चाहिए? एक मिनट, हमें मेन स्क्रीन पे आने दीजिए। जब तक देखेंगे नहीं सामने से तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। एक मिनट, हम अपनी स्क्रीन को बंद कर रहे हैं। जैसे आपका ये कहना था, इस लाइन की बात कर रहे हैं ना, ये जो सीधी लाइन जो गई हुई है इस तरह से, इसकी बात कर रहे हैं आप? तो इंडियन बॉर्डर से कितनी ऊपर जानी चाहिए सर हाँ, मेरिडियन की लाइन हमने प्लॉटिंग आपको के टाइम बताया। पे? देखिए आप इसको, आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ से जब खींचते हैं नेल की कॉर्नर से, यहाँ से सेंटर से, यानी टॉप से ऊपर से एक लाइन अगर खींचते हैं तो सामने से दिखने के बाद 3 मेरिडियन होगी ना आपकी। एक होगी साइड में, एक होगी सेंटर में, और फिर एक होगी इस साइड में। ठीक है ना? तो आपका बहुत अधिक गैप नहीं होगा। अगर हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इस किनारे की एज की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस एज पे ही लगेगा, लेकिन इस एज पे इतना पीछे नहीं लगेगा जो कि ये पीछे चला जाए मैग्नेट हमारा, और इतना अंदर भी नहीं जाएगा कि हमारे बीच वाले सेंटर वाले लाइन को, सेंटर वाली मेरिडियन को प्रभावित करे। बात समझ रहे हैं? हमारे समझ गई। सेंटर वाली मेरिडियन को भी प्रभावित ना करे और पीछे इतना ना चला जाए एज पे कि हमारे इन यंग बॉर्डर पे चले जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी आप तो 3 जैसे लाइन जब खींचेंगे, तीनों लाइन सामने से दिखना चाहिए आपको। ऐसे हमने अगर ठीक है हाथ सर। किया तो हमें तीनों लाइन यहाँ दिखना चाहिए इस तरह सामने से ऐसे। अगर कोई भी लाइन हम इधर कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है सामने से, उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है, तो वो गलत है। आप किसी के ब्योल पॉइंट भी लगाएं तो कभी भी, जैसे लंग्स के पॉइंट लगाना तो हमें ऐसे कभी नहीं लगाना है। हमें जब भी लगाना है तो रोगी का हाथ बिल्कुल ऐसे रखना है सामने से। अगर आपने ऐसे कर दिया कि लंग्स का LU11 लगाना है, हम यहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। तो आपको जब भी लगाना है 2D। 2D का मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं जो सामने दिख रहा है फ्रंट, वही ये 3D हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसको कर दें तो 3D हो गया ना, पूरी उंगली आप घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो नहीं, 2D में देखना है आपको। तो बिल्कुल एज पे जाना है, बिल्कुल ये जो फिंगर की एज है, एज पे ही लगाना है आपको। फिर एक सेंटर में एक सेंटर लाइन दे दीजिए और फिर इस कॉर्नर पे एक लाइन दे दीजिए, और फिर मैग्नेट जब लगाइए तो दिखना चाहिए आपको। बस इतना ध्यान रखिए तो आपका करेक्ट रहेगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा।
मैग्नेट का साइज क्या रहेगा ब्योल पे सर? BM क्या 1 बोल देखिए फिंगर में मैग्नेट का साइज सर। जैसे मेल्स की फिंगर की बात करें तो मेल्स के फिंगर थोड़े चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, तो उसमें आप BM2 यूज कीजिए। फीमेल्स की फिंगर थोड़ी पतली होती है तो वहाँ BM1 आपका परफेक्ट रहेगा लगाने के लिए। और बहुत ठीक है सारी सर। फीमेल्स सर अगर सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी पूछिए। हेलो जी सर, पूछिए। जैसे मैं पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे 3 पॉइंट एक ही जगह है, तो 3 पॉइंट में किसी को सीडेट करना है, किसी को टोन करना है, कर तो सकते वो हैं। आधी आधी मैग्नेट के अगर फर्क है सर, आधी मैग्नेट की, तो उसमें टोन सीडेट करेंगे तो गलत, मतलब कुछ गलत असर नहीं होगा? नहीं गलत होगा। देखिए होता क्या है ना कि आप जब एक्यूप्रेशर का प्रिंसिपल आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो हम लोगों ने पहले ही बात किया, बिल्कुल बेसिक में बात करते हैं तो एक्यूप्रेशर 2 शब्दों से बना है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है ना, यानी हमारे जो पॉइंट है वो बिल्कुल सूक्ष्म माइक्रो है, और हमारे मैग्नेट जो है वो मैक्रो है। मैग्नेट मैक्रो है, पॉइंट माइक्रो है। तो पॉइंट बिल्कुल माइनर है। जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं एनर्जी वाइज, जब चेक करके लगाते हैं, तो जैसे हम कोई पॉइंट, जैसे आपको डाउट होगा कि H4 5 6 7 एक जगह पॉइंट है, ठीक है ना, तो जैसे हमें H7 लगाना है और H4 लगाना है, तो हमें अगर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है तो हल्का गैप आप मेजरमेंट कर लीजिए कि कितनी दूरी पे ये पॉइंट हो सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर एक पॉइंट दूसरे पे कवर भी कर रहा है तो वो काम नहीं करेगा। आपने अगर सर की पुस्तकों को पढ़ा होगा तो जब सर सुजोक में नीडलिंग होती थी अपने संस्थान में, एक्यूपंक्चर होता था, तो उसमें प्रोफेसर पार्क्स ने इतना तक कहा है कि अगर आप चक्रा पे नीडलिंग कर रहे हैं तो चक्रा में अलग अलग एनर्जी की बात करते हैं, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। अब हाथों में ये कहाँ ढूंढेंगे विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस? लेकिन जब वो लगाते थे मिडिल तो बोलते थे कि पॉइंट निडिल लगाते वक्त अगर एनर्जी का नाम लीजिए वो पॉइंट उसी तरह से काम करेगा। तो जब आप इस पॉइंट को लगाते हैं और आपने मेजर कर लिया कि ये H7 हमारा यहाँ आएगा और H4 हमारा यहाँ आएगा, आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, टोन यहाँ सीडेट, और आपका मेजरमेंट यही है टोनिफिकेशन सीडेशन, तो वो काम करेगा, उसी हिसाब से काम करेगा, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा वो, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल पास है लेकिन वो पॉइंट उसी हिसाब से काम करेगा, एनर्जी पे काम करेगा। जो आपकी थिंकिंग होगी उसी हिसाब से वो बॉडी पे काम करेगा। और रही ब्योल की बात, तो ब्योल मेरिडियन में पॉइंट आपका मेजरमेंट ही आपको परफेक्शन बनाएगा। पॉइंट लगाते लगाते आप परफेक्ट बनेंगे। रोगी को लगाया, रिजल्ट मिला, आप धीरे धीरे आपको अनुमान आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट है। और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है पॉइंट लगाने में। हम पॉइंट आपका, अगर आप हमारे सामने होते, हमने पॉइंट लगाया, कोई दूसरा आएगा बोलेगा जी थोड़ा पीछे कर दीजिए, कोई तीसरा आएगा बोलेगा थोड़ा जी आगे कर दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोई छपा हुआ तो नहीं है ना, सबकी हाथें अलग अलग, उंगलियां अलग अलग है, पाम का साइज किसी का अलग है, किसी में हार्ट लाइन नहीं है, किसी में ब्रेन लाइन नहीं है, तो वो नहीं। पॉइंट आप लगाएंगे, और हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग मैग्नेट लगाते हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो, हम लोग क्या लगाते हैं? मैग्नेट लगाते हैं। और मैग्नेट का क्षेत्र बड़ा होता है कि नहीं? आप अगर मैग्नेट यहाँ रखें, दूसरा मैग्नेट यहाँ रखें, इस तरह घुमाएंगे तो दूर से ही घूमता है वो। तो आप अपनी बॉडी में किसी एनर्जी से संबंधित किसी पॉइंट पर मैग्नेट लगा रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होता है अपना। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो इस चीज को समझ लीजिए, वो एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है अपने आसपास। तो समझिए थोड़ी बहुत 19-20 लग गई, पॉइंट यहाँ है, थोड़ा यहाँ लग गया, काम करेगा वो। लेकिन हाँ ये पॉइंट यहाँ है, हम यहाँ लगा रहे हैं, फिर काम तो कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन जब आप पॉइंट लगाते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, लोगों का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, रिजल्ट मिलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, ये ओरिजिनल पे क्या BM का साइज रहता है सर? ओरिजिनल जी पॉइंट्स पे, ओरिजिनल पॉइंट पे जो ब्योल मैग्नेट लगाते हैं उसका साइज क्या होता है सर? धन्यवाद BM सर, साइज? मुझे इसमें सर हमेशा वो रहती थी थोड़ी सी। नहीं, अपने आप को कभी भी आप रॉन्ग मत मानिए कि हमने ये पॉइंट लगाया गलत है। नहीं, आप एक मेजरमेंट देखिए, वहां पे उस मेजरमेंट के हिसाब से लगाते हैं तो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए कि हमने जो लगाया बिल्कुल सही है। थोड़ी 19-20 हो सकती, चलेगा। और बस यही मान के चलिए कि सामने अगर सर भी बैठे हैं तो वो भी गलत लगा रहे हैं थोड़ा बहुत। क्लियर है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई भी लगाएंगे, हमारे गुरु भी लगाएंगे, थोड़ी बहुत 19-20 लगाएंगे वो, क्योंकि कोई लिखा हुआ तो नहीं है, मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो थोड़ी बहुत 19-20 चलती है, कोई भी लगाएगा। तो अपने आप को कभी इम्परफेक्ट मत मानिए कि हम इम्परफेक्ट हैं, हम सही से पॉइंट नहीं लगा पा रहे। नहीं, आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पॉइंट बिल्कुल सही लगा रहे हैं, हमने मेजर किया, हमारा मेजरमेंट ठीक है। थोड़ी बहुत 19-20 तो सबसे होती है, काम खत्म।
तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा। फिर आप प्रोब चलाना सीखिए, उस पॉइंट को प्रोब से फाइंड आउट कीजिए, आसान हो जाएगा तरीका। सर सीवी में रेडियन को अपने हाथ पर पॉइंट करके दिखाएं थोड़ा। हाँ, वो भी दिखा देंगे आपको अब कल की क्लास में जो है ना, अच्छा, कल की क्लास में सीबी, जीबी और बाकी जो है यंग मेरिडियन सब सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सर इंडेक्स फिंगर में 3 मेरिडियन है ना हमारे, इंडेक्स फिंगर में 3 मेरिडियन है। अगर हम H7, P7, LU9 का तीनों पॉइंट एक साथ लगाते हैं अपर जॉइंट में, तो ये पिक्चर में तो बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों मैग्नेट एक साथ सटे रहे? नहीं, सटे नहीं रहेंगे, थोड़ा गैप तो होगा। हाफ मैग्नेट का डिस्टेंस होगा हाँ, सर। फिंगर के हिसाब से आप मैग्नेट का साइज देख लीजिए, अपनी आपकी फिंगर पतली है तो BM1 लगाएंगे तो प्रॉपर गैप हो जाएगा। आपकी फिंगर अगर चौड़ी है BM2 लगाएंगे तो भी प्रॉपर गैप होगा। आप समझ रहे हैं? तो अपने फिंगर के हिसाब से गैप होगी, बिल्कुल पास पास नहीं होगा। तो तीनों मेरिडियन में होना चाहिए गैप, हल्का भी गैप होना चाहिए। बिल्कुल गैप होना ही, ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू होना सर। है। और किसी को कुछ समझ? सर ये ओरिजिनल पॉइंट्स पे कौन सी मैग्नेट का साइज होता है सर? देखिए, ओरिजिनल पे अगर बॉडी पे लगाना है तो BM4 BM5 यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो सर ये बड़े ओरिजिनल कब यूज करना चाहिए और ये ब्योल कब यूज करना चाहिए सर? कोई पैरामीटर होता है क्या सर उसका? नहीं समझ पाए, क्या बताया आपने? ये सर कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ ओरिजिनल पे ही लगाने में ज्यादा अच्छा असर देते हैं और सर वो ब्योल पे असर नहीं देते, सर ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ब्योल पे भी उतना ही कारगर है। ओरिजिनल पे कुछ कुछ पॉइंट, जैसे हमारे पैरों में आप अगर घुटने से नीचे के पॉइंट अगर देखें तो वो 5 सू के पॉइंट हैं। तो हम चाहें, जैसे किडनी का महत्वपूर्ण पॉइंट है, किडनी का K3, लीवर का 3 नंबर है ना, कुछ जी कुछ सर। पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप पैर पे लगा सकते हैं ओरिजिनल, वो अच्छा आपको ओके फायदा सर, देगा। ठीक है सर। जैसे हमें किडनी को टोन करना है तो K3 आप यूज कर सकते हैं ओरिजिनल पे, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लीवर को यूज कर सकते हैं, लीवर के पॉइंट को यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जैसे हमारे ये मेरिडियन में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे यूवी का चैनल तो उसमें तो 67 पॉइंट्स हैं सर, तो इसमें कौन से पॉइंट्स हैं सर जिसमें हमें मास्टरी करनी चाहिए? कुछ ऐसे आप हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं सर? देखिए, जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में हमने जो आपसे बात किया था, हमने बताया था कि अपने शरीर में एनर्जी की नदी बह रही है, ऊर्जा लाइन्स है और उस पर ऊर्जा बह रही है। तो ट्रीटमेंट का कई आधार है। ट्रीटमेंट कभी हम करते हैं इस एनर्जी लाइन्स के पाथवे को देखते हुए, कभी शरीर में उससे रिलेटेड आए हुए सिम्टम को देखते हुए कि शरीर में इस जगह पे दर्द है, इसके अलावा बॉडी का कोई कोई भाग, डायग्नोसिस हमारी बनती है कि बॉडी का कोई ऑर्गन गड़बड़ है, बॉडी के ब्लड का कोई फैक्टर कोई गड़बड़ है। तो हम लोग आधार क्या रहता है ट्रीटमेंट का, उसके आधार पे हम लोग पॉइंट को चयन करते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट ये नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे आप मास्टरी कर लीजिए, बात समझ रहे हैं? कोई इस पॉइंट पे नहीं बोल सकते कि मास्टरी कर लीजिए। उपचार का हमारा माध्यम क्या है? जैसे अब हमें अचानक से मान के चलिए हमारा हाथ यहाँ जल गया, तो हमें यहाँ पे अब किस पॉइंट की मास्टरी की जरूरत है? हमें ये देखना है ना कि किस जगह पे जला है, इसके आसपास के पॉइंट कौन से हैं, उस पॉइंट को आप फाइंड आउट कीजिए, आप ब्योल पे लगा दीजिए। आपके हिसाब से मतलब हमें सारे पॉइंट्स लगाने सीखने चाहिए? बिल्कुल, सारे पॉइंट आपको आने चाहिए, कोई भी पॉइंट हो आना चाहिए वो आपको। और पॉइंट प्रोटोकॉल में देखेंगे तो कुछ लिमिटेड पॉइंट ऐसे हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे लीवर का पॉइंट है लीवर 3, लीवर 4, किडनी का K3, 6, 7, सीबी के कुछ पॉइंट हैं, उन सब पे आप परफेक्शन भी ला सकते हैं। बाकी आपको सभी पॉइंट आने चाहिए लगाने के। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। तो अब लगता है हमें और किसी का क्वेरी नहीं है, अब सर को हम वापस हैंड ओवर कर सर रहे एक हैं लास्ट क्लास। क्वेरी है जी पूछिए। सर, ये CV8 जो है हमारा बेली बटन है, तो जैसे किसी की नेवल डिस्टर्ब हो जाती है तो इस पे सर क्या उपचार हम दे सकते हैं कि वो नेवल ठीक हो जाए सर? देखिए, सिंपल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप जो है प्रेशर दे सकती हैं, या फिर क्लस्टर या कोई आप स्टार मैग्नेट, या फिर आप कोई सीड यूज कर सकते हैं, या प्रेशर पॉइंट यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। दोनों साइड में आप लगा दीजिए इस जगह पे। ओके सर, तो ये सर तब तक लगाना चाहिए जब तक वो लाइन, मतलब हमारे वो उसमें जैसे हम मेजर करते हैं, हाँ लाइन जब, बैलेंस, हाँ हाँ तो तब बैलेंस तक लगाते रहना सर। बिल्कुल लगाना चाहिए। और उपचार सर में हम लोग पहले ही बोलते हैं एक्यूप्रेशर में कि हमारे पास कोई रोगी आए, हमें डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट देना है, तो एट फर्स्ट चेक हम लोग जो करते हैं वो करते हैं नाभि चेक। सबसे पहले नाभि, ऊर्जा का केंद्र जो है वही है, वहाँ चेक करते हैं। और उपचार के साथ बीमारी कोई भी हो, डाइजेस्टिव हो, कोई प्रॉब्लम हो, नाभि के उपचार देना ही देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो सर इसमें मटर का दाना लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं।
और सर ये जैसे सीड्स हमने लगाए और अगर ये गीला हो गया तो हमें क्या वो चेंज करना चाहिए सर, या मतलब लगे रहना चाहिए? नहीं, सीट गीला हो जाए तो कोई बात नहीं, सूती कपड़े से उसको 2-3 बार इस तरह से हल्का हल्का वो कर दीजिए, दबा दीजिए, तो पानी सूख जाएगी, लगा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो वन टाइम यूज होता है, बस इतना ध्यान रखना है, खोलने के बाद उसको फेंक देना है, दोबारा यूज नहीं होना है। वो समझ रही सर, बट जैसे मेथी हमने लगाई, जैसे मैं मेथी पत्ती रोज लगाती हूँ सर अपने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पे, तो अगर वो गीली हो जाती है तो क्या वो सीड्स का असर रहता है सर पॉइंट्स पे, या रहता है, मुझे वो चेंज करनी चाहिए? सीट्स का कोई मतलब नहीं है, सीट्स का ओनली काम है उस पॉइंट पे प्रेशर देना। ओके, सीट्स ऐसा नहीं है कि सीट आपको हील कर रहा है, सीट कुछ नहीं कर रहा है। सीट एक माध्यम है, क्योंकि मेथी के दाने देखते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, जब उसको लगाते हैं तो उस पॉइंट पे वो स्टिमुलेट करता है, तो उसका काम ओनली स्टिमुलेट करना है और कुछ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके। तो सर को वापस हम क्लास हैंड ओवर कर रहे हैं सर। ठीक है, क्लासेस तो बढ़िया रही, क्वेरी आप लोगों ने किया, और अब लोग सारे लोग देखिए इसमें हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं सारे सेकंड सेमेस्टर से ऊपर के हैं। अब आप लोग मेथी सीट के अलावा भी आगे बढ़िए और मैग्नेट्स की ओर बढ़ना शुरू करिए, BM1 BM2, ठीक है। तो जो बताया गया है मेथी सीट बेस्ट है, यूज करिए, लेकिन मैग्नेट पर भी आप लोग ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और इन पॉइंट्स की उपयोगिता तभी है जब आप देखिए, एक बात तो सही है कि मैग्नेट से थोड़ा सा तेज मूवमेंट होगा, जितना भी हम लोग अभी चक्रा लगाएंगे चक्रा से और तेज होगा। तो ये सारे पॉइंट्स का यूटिलिटी है और उसको यूटिलाइजेशन करिए आप लोग। अब सेकेंड सेमेस्टर में है, एनर्जी पैटर्न धीरे धीरे सीखिए, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट्स को आप लोग सीखिए। और ब्योल पे सबका प्रेशर था, तो जो प्रीति मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि हम कौन से पॉइंट लगाएं ब्योल में, कौन सा लगाएं, उसमें पॉइंट्स वही है, एनर्जी वही है, सारी कुछ वही है। जहां उपयोगिता, क्यों ये ब्योल क्यों लाए, ब्योल लाना पड़ा उनको कि उन भागों में जहां पर हम लोग लगा नहीं सकते हैं वहां कहाँ लगाएंगे, तो हम लोग उसके लिए ब्योल का उपयोगिता करते हैं, यूज करते हैं। आप पैरों के नीचे लगा रहे हैं, हाथों से लगा रहे हैं, तो आप लगाइए, यहाँ से जितना नीचे सब लगा लीजिए, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए, लेकिन इसके अंदर इन शरीर के भाग में नहीं लगा सकते, इसीलिए ये लाया गया। अदरवाइज तो पूरा 1975 तक कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था, सब वही लगाते थे, है ना। उसको यूज करिए बढ़िया से, पैरों के नीचे लगा ली, घुटनों के नीचे लगाइए, सब लोग लगा सकते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर जहां नहीं लगा सकते वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई हाथों में कैसे लगाएं, और पूरे बहुत बढ़िया रहा सेशन। कल हम लोग कितने बजे मिलेंगे, 12 बजे कि 12:15? 12 बजे ठीक है सर, जब आप रख दें सर। 12:15 में सब लोग बताइए, 12:15 रखें कि 12? कल तो संडे, कुछ भी रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक फिक्स कर दीजिए। नहीं, सब इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर, 12:15 में ही रखिएगा सर। ठीक, देखिए अमन, मैं भाई बहुत से लोग सर ऐसा सर छुट्टी रहती है ना कल, तो फिर सर दिक्कत हो जाती है, मतलब हम लोग को तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई सबकी जेंट्स लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को सर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, थैंक यू, नमस्कार। कल हम लोग मिलते हैं 12:15 पर पुनः। नमस्कार सर। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। धन्यवाद, थैंक यू निरंजन जी। निरंजन जी थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम सर। थैंक यू निरंजन।